आज हम जनवरी की जो पॉलिटी है उसके दो आई थिंक 4 5 6 3 आर्टिकल बचे। विल ट्राई कि हम तीनों को पढ़ लें, क्योंकि आर्टिकल छोटे होते जा रहे हैं। पहला आर्टिकल सबसे बड़ा था, पूरी एक क्लास लिया वो। ठीक है, हाँ, राइट टू प्रॉपर्टी ने ज्यादा समय लिया हमारा। कल हमने 2 आर्टिकल पढ़े। क्या पढ़ा? पे कमीशन पढ़ा और इलेक्शन कमीशन वाला आर्टिकल पढ़ा। उसने हमारी एक क्लास ली 2 आर्टिकल में। आज हम आगे बढ़ेंगे, आज हम 3 आर्टिकल एक क्लास में खत्म करेंगे। ठीक है, अच्छा तो मतलब आज की क्लास में हम जनवरी का पॉलिटी खत्म कर देंगे जो हमारे आर्टिकल्स हैं। चले so today's topic is about the political funding through the trust route। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बोथ फ्रॉम द प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, हमको ये समझना पड़ेगा कि देश के अंदर पॉलिटिकल फंडिंग कैसे होती है। पॉलिटिकल फंडिंग का मतलब होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज के पास पैसा कहाँ से आता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर। पॉलिटिकल पार्टीज के पास पैसा कई सारे तरीकों से आ सकता है सर। पहली बात है कि जो एनोनिमस डोनेशन होते हैं, आप डोनेशन कर सकते हो सर, आपके पास पैसा है आप ले जाके दे दो। पर इसमें क्या था ना कि करप्शन बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा था, और कहीं ना कहीं क्विट प्रो को बहुत हो जाता था। क्विट प्रो को मतलब समझ गए ना, इस हाथ दे इस हाथ ले, कि अगर आप सामने वाले को पैसा दे रहे हो तो फिर पॉसिबल है कि वो आपके लिए कुछ करेगा सर सत्ता में आने के बाद। तो पॉलिटिकल फंडिंग जो है वो हमेशा से एक क्वेश्चन मार्क वाला मामला रहा है देश के इतिहास में, कि कैसे होनी चाहिए कैसे नहीं होनी चाहिए और कैसे हम पॉलिटिकल पार्टीज को अकाउंटेबल बना सकते हैं कि जनता के प्रति उनकी जवाबदेही रहे सर। इसको इंश्योर करने के लिए हमारे यहाँ मल्टीपल मैकेनिज्म्स समय समय पे बने। अभी करंटली हमको ये समझना है कि अभी क्या स्थिति है भारत के अंदर पॉलिटिकल फंडिंग की, वो कैसे होती है। 2018 में एक स्कीम आई थी सर, उसका नाम है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जिसने 6 साल तक अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखा, 2018 से 2024 तक। ठीक है, इस स्कीम को थोड़ा सा समझते हैं। उस पंखे को सर बंद कर देंगे, फैन को सर ऑफ कर दीजिए। ठीक है, देखो अब मेरी मेरी एनर्जी कितनी बच गई है ना। अब देखो कितना साइलेंट हो गया मामला। एसी को चला देंगे हाँ हाँ, सुनिए ध्यान से। इलेक्ट्रल बॉन्ड एक स्कीम आई थी 2018 में। ठीक है, इस स्कीम के आने से पहले जो फंडिंग होती थी वो मैकेनिज्म ये था कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को 2000 रुपए तक कैश में डोनेट कर सकते हैं, 2000 रुपए तक। ठीक है, और ये डोनेशन एनोनिमस हो सकता है। इस डोनेशन की डिटेल जो है वो डिटेल कहीं पे पब्लिक करने की जरूरत नहीं है पॉलिटिकल पार्टी को कि हमें इतना डोनेशन मिल रहा है सर किसी पर्टिकुलर पर्सन से। अगर 2000 रुपए से कम डोनेशन हो रहा है, और वो कैश में भी हो सकता है सर, डन। बट अगर कोई एंटिटी कोई इंडिविजुअल किसी पॉलिटिकल पार्टी को 2000 रुपए से ज्यादा डोनेट कर रहा है तो 20,000 रुपए तक का डोनेशन वो कर सकता है सर। ठीक है, पर इसकी डिटेल जो है वो हमारे पास होनी चाहिए कि भाई कौन पर्सन डोनेट कर रहा है। एनोनिमस डोनेशन नहीं होगा बस हमारी। तो 2000 रुपए तक का डोनेशन तो एनोनिमस हो जाएगा, बट उससे ज्यादा अगर 20,000 रुपए तक का डोनेशन है तो एनोनिमस नहीं होगा सर। उसकी डिटेल आपके पास होनी चाहिए, और उसके फर्दर ऊपर का डोनेशन है तो वो तो फिर बैंक के थ्रू ही होगा सर। वो आप किसी तरीके के अदर फॉर्म में ट्रांजेक्शन में नहीं कर सकते। समझा? ये एक जनरल रूल था सर। और इसके अलावा एक और रूल था, वो रूल कंपनीज एक्ट में आता था। जो रूल बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। कंपनीज रूल कंपनीज एक्ट जो है वो ये कहता है 2013 का कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर किसी कॉरपोरेट को फंडिंग देनी है, कोई भी, फिर आ गया तू रामदयाल, भाग यहां से। अरे बोर्ड को पूरा वो कर देता है ये, नॉनसेंस। खुद तो पढ़ता लिखता है नहीं, यहां आ जाता है डिस्टर्ब करने पढ़ने वालों को। अब मत आना पैसे का लेन देन चल रहा है वैसे भी। तो किसी कॉरपोरेट को अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देना है तो उसका एक रूल था कंपनीज लॉ में, और वो रूल ये था कि वो कॉरपोरेट अपने लास्ट 3 साल का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट 3 साल का, लास्ट 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज जो है उसका सिर्फ 7.5% ही डोनेट कर सकता था। तो मैं, एक कंपनी है, एक साल उसने 5 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, अगले साल 10 करोड़ का कमाया, उसके अगले साल उसने 6 करोड़ का कमाया। टोटल कितना हो गया? 10, 5 और 6, 21 करोड़। 21 करोड़ उसने क्या किया सर? लास्ट 3 साल का प्रॉफिट कमाया, एवरेज निकालो 7 करोड़। 7 करोड़ एवरेज हुआ सर। इस 7 करोड़ का सिर्फ 7.5% जो है वही कंपनी क्या कर पाएगी? किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर पाएगी। उससे ज्यादा वो डोनेट नहीं कर सकती थी लीगली।
ये रूल था सर कंपनीज एक्ट के अंदर, ठीक है, क्योंकि कॉर्पोरेट्स का काम पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट करना नहीं है, कॉर्पोरेट का काम अपना बिजनेस करना है, ठीक है। तो सिंपल फॉर्मूला था कि लास्ट 3 साल का जो प्रॉफिट है उसका 7.5% जो है एवरेज का, उस एवरेज का 7.5% जो है उतना ही आप क्या कर सकते हो सर, पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकते हो। ये कैप लगा हुआ था सर डन। यही हो रहा था पहले, पर 2018 में एक स्कीम आई सर, ठीक है, और वो स्कीम आई इलेक्टोरल बॉन्ड। उस स्कीम में क्या हुआ, ध्यान से सुनो सर। अरुण जेटली साहब उस समय क्या थे, देश के वित्त मंत्री थे, उन्हीं के अंडर ये स्कीम बनी। इस स्कीम में ये कहा गया कि ये जो 7.5% का कैप है, इस कैप को हटा दिया उन्होंने, इस कैप की अब जरूरत नहीं है, हम एक नई स्कीम ही ला रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड। उसके अंदर क्या होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है उस बैंक को अलाउ किया गया कि आप एक बॉन्ड इशू करेंगे, इलेक्टोरल बॉन्ड जिसको कहते हैं, ठीक है। बॉन्ड क्या होता है आपको पता है, ठीक है, बॉन्ड एक ट्रांजेक्शन है, उसके अंदर आप पैसा देंगे, सामने वाला आपको क्या देगा सर, एक इंस्ट्रूमेंट देगा, वही बॉन्ड है सर। तो आपके पास एसबीआई से बॉन्ड खरीदने का अधिकार रहेगा। आप किसी भी पर्सन को, जैसे आप सभी लोग हैं, आप सभी को किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करना है, ठीक है, उस पॉलिटिकल पार्टी को आपको डोनेट करना है, तो आप एसबीआई जाएंगे नियर बाय, एसबीआई जाके बोलेंगे कि मुझे 10,000 रुपए जो है उस एक्स, आपको नहीं बताना है किसको डोनेट करना है, इंपॉर्टेंट ये है, आपको एसबीआई को नहीं बताना है कि आपको किसको डोनेट करना है, मतलब आप किस पार्टी को डोनेट कर रहे हैं ये पता नहीं चलेगा सर, ये एनोनिमिटी मेंटेन रहेगी। डन। तो आपने जो इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा है, 10,000 रुपए देंगे आप, वो आपको एक इलेक्ट्रल बॉन्ड देगा, आपको नहीं बताना है कि आपको किसको देना है, आपने बस ले लिया। डन। उस इलेक्ट्रल बॉन्ड पे ये भी नहीं लिखा होगा कि ये किसके नाम पे है, ये बीयरर्स बॉन्ड है, बस जिसके पास होगा उसका रहेगा। डन। इस बॉन्ड को ले जाके 10,000 रुपए का बॉन्ड जो है आप ले जाके अपनी जो इच्छित पार्टी है कि भाई बीजेपी को देना है, कांग्रेस को देना है, आम आदमी पार्टी को देना है, बसपा को देना है, सपा को देना है, जिसको भी देना है, आप उस पॉलिटिकल पार्टी को ले जाके क्या कर दोगे, दे दोगे। वो पॉलिटिकल पार्टी इस बॉन्ड को ले जाके वापस क्या करेगी, अपने अकाउंट में इसको क्रेडिट करवा लेगी। समझ गए, आर यू गेटिंग इट सर। मल्टीपल बॉन्ड्स क्या होते हैं, बेचे जाते हैं, जिन पे कोई इंस्ट्रूमेंट कुछ नहीं होता है, ना उसका कोई नंबर वगैरह कुछ होता है, एनोनमस इंस्ट्रूमेंट होता है, तो बैंक को भी नहीं पता चलता कि आपने पैसा किसको दिया। बात समझ आ रही है, किसी को पता नहीं चलता, एनोनमस डोनेशन होता है। डन। बस इसमें जो कंपनी का कैप था 7.5% वाला, उसको हटा दिया, मतलब कंपनी ज्यादा भी डोनेट कर सकती है। आपको समझ में आई बात। तो अभी 2018 से 2024 का मैकेनिज्म बता रहा हूं मैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड का मैकेनिज्म। तो उसमें आपका 1,000, 10,000, उसके बाद 1,00,000, 1,00,000 से 10,00,000, 10,00,000 से 1 करोड़, इस वाले डिनोमिनेशन में आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड मिल जाते थे। डन। आप खरीदते थे, आपको जिस पार्टी को ले जाके देना दे देते थे, विद इन 15 दिन में उस पार्टी को उसको अपने अकाउंट पे क्रेडिट करना कंपल्सरी था, नहीं तो वो लैप्स हो जाता था। ठीक है सर। तो ये मैकेनिज्म चल रहा था। इस मैकेनिज्म में कुछ उस समय जब ये रिलीज हुआ ये स्कीम, तो कई सारी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग ऑपोजिशन ने कहा कि ये ट्रांसपेरेंट स्कीम नहीं है सर, इसके अंदर इशू आएगा। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखा रहा है, इसके अंदर ओपेकनेस है, ये सब छुपा हुआ सिस्टम है, और इसमें जो पार्टी इन पावर है वो इसका मिसयूज कर सकती है। ठीक है, ये बात हो रही थी, केस हुआ सर सुप्रीम कोर्ट में। जैसे ये स्कीम आई, सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया, बट सुप्रीम कोर्ट ने इसका वर्डिक्ट देते देते 6 साल लगा दिए। ठीक है, और ये वर्डिक्ट अल्टीमेटली आया 2024 के चुनाव से पहले। 2024 का चुनाव था मई में, ठीक है, और फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का वर्डिक्ट आया कि ये जो स्कीम है, ये स्कीम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है सर, ये स्कीम क्या है सर, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। 2018 से लेकर 2024 तक ये स्कीम चली कंटिन्यू, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस स्कीम को क्या करो सर, बंद करो, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जितना हो गया अब तक हो गया। अब इस वर्डिक्ट पे भी क्वेश्चन मार्क है, इस वर्डिक्ट में एग्जैक्टली हुआ क्या, उसको हम समझते हैं थोड़ा। इस वर्डिक्ट में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में जब केस गया तो सुप्रीम कोर्ट में जो आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे उसमें ये आया कि भैया पार्टीज को डोनेशन हो रहा है, इस डोनेशन में बहुत ज्यादा डिस्क्रिपेंसीज हैं, इस पे जांच की जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले किसको पूछा, एसबीआई को, क्योंकि एसबीआई सिर्फ अलाउड था बॉन्ड इशू करने के लिए। तो एसबीआई को पूछा अब तक टोटल कितने जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है, कितने रुपए के इलेक्ट्रल बॉन्ड इशू हुए टोटल अभी तक, पूछा। तो एसबीआई ने बोला कि हम नहीं बता सकते क्योंकि एनोनिमिटी का क्लॉज है, पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में है, बताना पड़ेगा। तो फिर एसबीआई ने बताया कि करीब 12,500 करोड़ के आसपास इलेक्ट्रल बॉन्ड इशू हुए हैं 5 साल के अंदर। करीब ये 2023 के जब केस चल रहा था तो करीब कितना, 12,500 करोड़ के आसपास इलेक्ट्रल बॉन्ड्स इशू हुए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि तो पार्टीज के पास कितने कितने पैसे गए हैं, तो पार्टीज के अकाउंट में तो पैसा दिखेगा सर कि पार्टीज के अकाउंट में इतना इतना गया है। तो पता चला कि जो भारतीय जनता पार्टी है
रूलिंग पार्टी, उसके अकाउंट में करीब 12,500 करोड़ में से 6,500 करोड़ गया। मतलब 50% करीब करीब पैसा जो है किसके अकाउंट में गया? भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में गया। रेस्ट ऑफ द पार्टीज हैं उसमें सेकंड पे थी कांग्रेस, नो डाउट करीब 1000 करोड़ के आसपास, और बाकी पार्टीज के पास थोड़ा सा पैसा गया रीजनल पार्टी के पास। तो सबसे हाईएस्ट इसके अंदर पैसा गया किसके पास? बीजेपी के पास। इसमें प्रॉब्लम ये थी कि इसमें ट्रांसपेरेंसी का इशू था। क्या ट्रांसपेरेंसी का इशू था? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। क्या था? पहला कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसके अंदर ये है कि आपने कहा कि इसके अंदर एनोनिमिटी है, पर इसमें एनोनिमिटी दिक्कत में आ रही थी। कैसे? एसबीआई किसका बैंक है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैंक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाईएस्ट स्टेक होल्डर है। तो एसबीआई से ये इंफॉर्मेशन निकालना कि कितने लोगों ने टोटल इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे हैं, आसान है भाई। एसबीआई के पास मैं इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदने जा रहा हूं तो एसबीआई को पता तो है ना कि ये बंदा इतने हजार का इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद रहा है। एसबीआई को बस ये नहीं पता कि किसको दे रहा है। एसबीआई को ये तो पता है ना कि कौन खरीद रहा है, ये तो डेटा है उनके पास, है ना। तो एसबीआई के पास जब ये डेटा है कि 12,500 करोड़ के बॉन्ड इंडिया में किस किस जन ने खरीदे हैं, एसबीआई के पास डेटा, ये डेटा एसबीआई के पास है, ठीक है। अगर भारतीय जनता पार्टी के को 6,500 करोड़ मिलते हैं तो उनको तो पता है ना कि उनको किसने दिए भाई। 6,500 करोड़ रुपए बीजेपी को मिले हैं अगर, तो बीजेपी को पता है ना उनको किसने दिए। कांग्रेस को 1,000 करोड़ में मिले तो पता है ना उनको किसने दिए भाई। वो कांग्रेस का पर्सन है जो आके कह रहा है कि भैया ये लो 1 करोड़ रुपए मेरी तरफ से इलेक्ट्रल बॉन्ड, तो पता है ना इस व्यक्ति ने दिए। तो कांग्रेस के पास ये लिस्ट है कि कांग्रेस को किसने दिए, वैसे बीजेपी के पास ये लिस्ट है ना कि बीजेपी को किसने दिए। सिंपल सी बात है। तो अब जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है फॉर एग्जांपल, या जो भी पार्टी सत्ता में है, हम पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस स्कीम को समझ रहे हैं, ठीक है। अगर अभी बीजेपी सत्ता में है तो बीजेपी की सरकार है, एसबीआई गवर्नमेंट का बैंक है, तो एसबीआई से ये डिटेल निकालना कि कितने लोगों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे आसान है। गवर्नमेंट के लिए आसान है, ऑपोजिशन के लिए मुश्किल है सर, ठीक है। गवर्नमेंट को यह पता है कि 12,500 करोड़ रुपए जो है कि बॉन्ड्स किस किस लोगों ने खरीदे, ये लिस्ट है पूरी गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट बीजेपी की है, तो बीजेपी को जो 6,500 करोड़ रुपए मिले वो किस किसने दिए, वो लिस्ट भी उनके पास है डन। इधर पूरी वाली लिस्ट है और इधर वो वाली लिस्ट है जो जिसने हमको दिया। इसका मतलब इनका डिफरेंस निकालेंगे, जो बचे हुए लोग हैं उन्होंने पैसा किसको दिया? बाकी पार्टीज को दिया, समझ गए। तो जब बाकी पार्टीज को देने वाले जो सामने दिख रहे हैं, किसको? सत्ताधारी व्यक्ति को या सत्ताधारी पार्टी को, तो उन सारी पार्टीज के साथ, उन सारे लोगों के साथ कहीं ना कहीं जो सरकार है वो अपनी पावर का मिसयूज कर सकती है सर। संभावना है, हो सकता है उनके पीछे ईडी लग जाए, हो सकता है उनके पीछे सीबीआई लग जाए कि भाई तुम जो है ऑपोजिशन पार्टीज को अच्छा सपोर्ट कर रहे हो। अच्छा पता चल रहा है, अच्छा ये व्यक्ति 400 करोड़ का खरीदा है, फिर पता 400 करोड़ का खरीदा है, 400 करोड़ मतलब या 50 करोड़ खरीदा है, 50 करोड़ खरीदा है और हमको नहीं दिया, इसका मतलब 50 करोड़ हो सकता है कांग्रेस को दिया, हो सकता है आम आदमी पार्टी को दिया हो सकता है डीएमके को दिया हो, इसका मतलब ऑपोजिशन को फंडिंग कर रहा है। तो हो सकता है कि सरकार जो है उनके ऊपर किसी तरीके का एजेंसीज का मिसयूज कर सकती है। तो ये तो फिर अनोनिमिटी कहां रह गई, ये तो कहीं ना कहीं ये इंक्लाइंड हो गई ना। और ये एक टेक्निकल एप्रीहेंशन भी क्रिएट करता है उनके अंदर जो अपोजिशन को फंड करना चाहते हैं कि भैया हम अपोजिशन को फंड करेंगे और ये कहीं ना कहीं सरकार को तो पता चली जाएगा, तो सरकार फिर हमारे ऊपर क्या कर सकती है, बल प्रयोग कर सकती है, संभावना। तो कहीं ना कहीं इसीलिए ये पूरी की पूरी स्कीम जो है वो उस पार्टी के फेवर में आ गई जो पार्टी सत्ता में है आई। इसीलिए जो भारतीय जनता पार्टी को टोटल फंडिंग हुई करीब करीब 6,500 करोड़ की हुई, 50% टोटल फंड उनको गया समझ आ रही है आपको बात। और बाकी पार्टीज को पैसा मिला नहीं। इसी में रिसेंटली अभी पार्लियामेंट में एक डिस्कशन चल रहा था, ठीक है। पार्लियामेंट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनके जो अकाउंट्स होते हैं, अकाउंट्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास उनका डिटेल होता है कि पार्टी के अकाउंट में कितना पैसा रखा हुआ है, ठीक है। सबका देखते अकाउंट। अभी वो पार्टीज का कंपैरिजन एक बता रहे थे, तो कांग्रेस का कंपैरिजन बता रहे थे बीजेपी के साथ। तो उस कंपैरिजन के अंदर ये देखने को मिला कि जो कांग्रेस है उसका 2014 में जो बैंक अकाउंट था, 19 में जो बैंक अकाउंट था और 24 में जो बैंक अकाउंट है, मतलब 10 साल में, वही आपने बीजेपी का बैंक अकाउंट देखा 2014, 2019 और 2024। 2014 में दोनों का बैंक अकाउंट करीब करीब सेम था सर, 500 550 करोड़ के आसपास। 2019 में कांग्रेस का कम हुआ, बीजेपी का क्या हुआ, रेज हुआ, ठीक है। और ड्रामेटिकली रेज हुआ 2024 में। अभी करंटली जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास कांग्रेस का अकाउंट है उसके अंदर करीब 550 करोड़ रुपए है। कितने? 550 कांग्रेस। बीजेपी का जो अकाउंट है उसके अंदर अभी कितने?
10,000 करोड़ रुपए है। ठीक है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। मतलब बीजेपी के अकाउंट में करीब 10,000 करोड़ रुपए है और कांग्रेस के अकाउंट में सिर्फ 550 करोड़ रुपए है। ठीक है, अब ये तो डोनेशन से आया होगा सर, नो डाउट। मे बी लोगों को ज्यादा फेथ है बीजेपी में, तो बीजेपी को ज्यादा फंडिंग की होगी, है ना। कांग्रेस के खाते में कम पैसे हैं, इसके बेस पे हम बीजेपी के ऊपर करप्शन का एलिगेशन तो नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते। फेथ के बेस पे बोल सकते हैं कि लोगों को ज्यादा फेथ है, बट उसके बाद कई सारी चीजें ऐसी आती है जो कहीं ना कहीं इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी पे क्वेश्चन मार्क खड़ा करती है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड क्या हो गया सर, बिगड़ी। अब इलेक्टोरल बॉन्ड का जब अपन ट्रुथ समझते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया सुप्रीम कोर्ट ने, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इश्यू था उसमें। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये तो बोला कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बट सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बोला कि इसकी वजह से जो लेवल प्लेइंग फील्ड खराब हुआ पॉलिटिकल पार्टीज का, कि भाई भारतीय जनता पार्टी को इतना फंडिंग मिला और वो आज 10,000 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में लिए हुए हैं और कई पार्टीज को फंड नहीं मिला तो बिल्कुल नीचे है। ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड खराब हुआ और इंडियन इलेक्शन के अंदर जो अब पैसा खर्च करने की क्षमता बीजेपी के पास है उतनी अन्य पार्टीज के पास नहीं है, उसका नुकसान आने वाले टाइम पे कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक कॉम्पिटेंस में झेलना पड़ सकता है। आप, आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं क्या इशू क्या है इसके साथ। ठीक है, क्योंकि एप्रहेंशन क्रिएट हुआ उन लोगों में जो कि ऑपोजिशन को क्या कर रहे हैं, फंड कर रहे हैं, तो वो बेटर है कि अपन अपना चैनलाइज पैसा इसी तरफ कर दे। ठीक है सर, तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो बिगड़ा ना सर, इलेक्शन के अंदर बिगड़ा, है ना। और भी सारी चीजें हैं, जैसे एग्जांपल के लिए कहीं पे क्विड प्रो को की चीजें सुनने में आई थोड़ी थोड़ी, मतलब एलिगेशंस आए सरकार के ऊपर। एग्जांपल के लिए जो सेमीकंडक्टर प्लांट्स गवर्नमेंट ने ओके किए थे सर, है ना, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट्स गवर्नमेंट ने ओके किए थे 2022 में, शायद हाँ 22 में। उन 3 सेमीकंडक्टर प्लांट्स में से 2 सेमीकंडक्टर प्लांट्स मिले टाटा को। ठीक है, टाटा नए सेमीकंडक्टर प्लांट्स बना रहा है, 2 टाटा को मिले। गवर्नमेंट दे सकती है सर, किसी भी रूट से दिया। गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है जब आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो, तो गवर्नमेंट ने सब्सिडी का प्रोविजन रखा। गवर्नमेंट ने भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट बनाने के लिए टाटा के जो 2 प्रोजेक्ट्स हैं उनको करीब करीब 32,000 करोड़ की सब्सिडी दी। कितना? 32,000 करोड़ का सब्सिडी। इसका मतलब ये खर्च आपका सरकार वहन करेगी, ये सब्सिडी है, ये शेयरिंग नहीं है कि 32,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट लगाएगी, गवर्नमेंट शेयर होल्डर हो जाएगी, नहीं, ये सब्सिडी है। मतलब हम आपकी क्या कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, करती है सर, सरकार का होता है कि सरकार सहायता करती है। पर 2 महीने बाद ये देखने को मिलता है कि वही जो टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है वो 752 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को डोनेट कर दिए। कितना? 752 करोड़ रुपए। भारत की कई सारी पॉलिटिकल पार्टी के सारे अकाउंट मिला रहे हैं तो 700-750 करोड़ नहीं बन रहे, जो एक इंडस्ट्री सिर्फ किसको डोनेट कर रही है, भारतीय जनता पार्टी को। ये तो रिकॉर्ड में है सर, बात सुना रही। टाटा डोनेट कर सकता है सर, कोई उस पर बंदिश नहीं है। गवर्नमेंट सब्सिडी दे सकती है सर, कोई इस पर बंदिश नहीं है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि इसका लार्जर कॉन्सिक्वेंस हमको चेक करना होता है कि इस तरीके से तो गवर्नमेंट फिर किसी कॉर्पोरेट को सब्सिडी इस हाथ देके उस हाथ पॉलिटिकल डोनेशन लेके, तो ये तो एक तरीके से चैनलाइज करना हो गया मनी को, है ना। तो क्विड प्रो को की संभावनाएं पैदा होती है, बात समझ आ रही। आई एम नॉट सेइंग कि हो रहा है, मैं कह रहा हूं ये संभावनाएं पैदा करता है कि क्या पता हम प्रोजेक्ट आपको दे देंगे, आप हमको इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू क्या कर दो, फंडिंग कर दो, तो पॉलिटिकल पार्टी फिर उस पैसे को क्या करेगी, खर्च तो करेगी ना सर। आई होप समझ आ रहा है आपको, दिस इज द थिंग। तो ये जो पूरा का पूरा पॉलिटिकल फंडिंग वाला मामला है, ये कहीं ना कहीं बहुत थोड़ा इंट्रिकेट है, जिसको समझना पड़ेगा, समझे सर। अब इलेक्ट्रल बॉन्ड तो 2024 में क्या कर दिया सर, बंद कर दिया। किसने बंद कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने। अब जब बंद कर दिया तो कोई तो मैकेनिज्म होगा जिसके थ्रू फंडिंग करेंगे। अब जो मैकेनिज्म था वो पुराना वाला जो पहले होता था फंडिंग, समझे, वो 7.5% वाला। तो अभी करंटली फंडिंग कैसे होती है, उस 7.5% वाले से फंडिंग होती है, और इसके लिए एक अलग रूट होता है जिसको कहते हैं इलेक्टोरल ट्रस्ट। क्या कहते हैं? इलेक्टोरल ट्रस्ट। आप ट्रस्ट समझते हो क्या होता है, व्हाट इज ट्रस्ट? देखो, ट्रस्ट एक लीगल एंटिटी होती है। ट्रस्ट क्या है? एक लीगल एंटिटी है और उसके अंदर 3 पार्टीज होती है। एक होता है डोनर। कौन होता है? डोनर। एक होता है बेनिफिशियरी, और बीच में होता है ट्रस्ट एक्चुअली। ठीक है, तो डोनर का मतलब है जो ट्रस्ट के अंदर क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। ठीक है, ट्रस्ट जो होता है वो एग्जैक्टली उस मनी को क्या करता है, मैनेज करता है, और बेनिफिशियरी वो है जिसके लिए एग्जैक्टली ट्रस्ट बनाया गया, जिसके बेनिफिट के लिए, समझ गए। और ट्रस्ट को आप क्या करते हो सर, लीगली ऑथराइज करते हो या उसको रजिस्टर कराते हो। भारत के अंदर जो है ट्रस्ट के लिए एक एक्ट बना हुआ है सर,
ट्रस्ट उसी के अंदर क्या होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, समझ गए। मोस्टली जो प्राइवेट ट्रस्ट होते हैं वो एक सेंट्रल एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड होते हैं, और जो पब्लिक ट्रस्ट है वो स्टेट के रेस्पेक्टिव एक्ट होते हैं। छत्तीसगढ़ का अलग एक्ट होगा, राजस्थान का अलग होगा, महाराष्ट्र का अलग होगा, हर राज्य का अलग अलग क्या होता है, इसमें है डिटेल। हम वैसे ही पढ़ रहे हैं कि पहले हम डिटेल सुन लेते हैं फिर इसके अंदर जाएंगे, ठीक है, समझ आ रहा है। तो ट्रस्ट आप बना सकते हो, और ट्रस्ट बनाने से ये फायदा होता है कि ट्रस्ट के अंदर अगर आप कभी डोनेशन देते हो कोई, तो वो डोनेशन देने से आपको इनकम टैक्स में क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है। मतलब आप जो ट्रस्ट में डोनेट करते हो वो डोनेशन क्या हो जाता है, आपकी जो टैक्सेबल इनकम होती है उसमें से घट जाता है। समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल के लिए 12 लाख रुपए आप कमा रहे हो या 15 लाख कमा रहे हो, 15 लाख में आपको पता है कि शुरू की इनकम आपकी टैक्स से निकल जाएगी, टैक्स में एग्जेम्पशन रहेगा, बाद में जो बचेगी उस पर टैक्स लगने वाला है, टैक्स कैलकुलेट होता है तो रिमेनिंग वाली देखते हैं। अब अगर आप अपना जो बाकी का पैसा बचा जिस पे टैक्स लग रहा है उसमें से अगर कुछ पार्ट अभी हटा के, मतलब 1 लाख रुपए उसमें से हटा के आपने ट्रस्ट के अंदर क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, या यूजुअली ये तो डोनेशन है या फिर इन्वेस्टमेंट वाले पार्ट में आ जाता है, तो वो आपकी ओवरऑल टैक्स जो लायबिलिटी है उसमें से कम हो जाता है। समझ में आ रहा है, पॉइंट समझ में आया ना। 15 लाख रुपए आप कमा रहे हो, 5 लाख रुपए मान लो टैक्स फ्री है, बचे कितने, 10 लाख रुपए बचे। इस 10 लाख पे टैक्स लगने वाला है, पर इस 10 लाख में से भी अगर आप 2 लाख रुपए जो है ट्रस्ट में डोनेट कर दिए, ठीक है, तो आपके पूरे 10 लाख पे टैक्स ना लग के कितने पे लगेगा, सिर्फ 8 पे लगेगा, ठीक है। बाकी आप और कहीं खर्च करोगे तो उस पे लगेगा, पर ट्रस्ट में डाल दिया तो एग्जेम्पशन मिल जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, गुड। हवाई नहीं आ रही उसकी, पीछे आ रही है, एक हाँ बोल रहा है एक ना बोल रहा है, नहीं आ रही, अब उसको चालू करवाओ यार। अरे उसको चालू करवाओ, आवाज हवा आ रही है, चलो चलो शांत हो जाओ। समझ में आया क्या बोला था मैं, हाँ ट्रस्ट। तो ट्रस्ट के थ्रू, तो इसी के अंदर एक कंसेप्ट होता है इलेक्टोरल ट्रस्ट। क्या होता है, इलेक्टोरल ट्रस्ट। अब इलेक्टोरल ट्रस्ट जो होता है वो भी एक लीगल एंटिटी है जिसको आप बना सकते हो। उस लीगल एंटिटी को कोई भी बना सकते हैं, ओनली ट्रस्टीज बनाते हैं। उसका पर्पस होता है, इलेक्टोरल ट्रस्ट का मेन पर्पस क्या होगा, पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करना, समझ गए। तो अगर एक इलेक्टोरल ट्रस्ट बनता है, ठीक है, जैसे इंडिया में भी प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट जो है सबसे बड़ा अभी है, वो ट्रस्ट क्या करता है, उस ट्रस्ट के अंदर आप सभी लोग डोनेट कर सकते हो, समझ गए। मेरे को डोनेट करना है पैसा, अगर मैं इन जनरल डोनेट करूंगा तो मेरे को मे बी टैक्स के अंदर छूट ना मिले, बट ट्रस्ट के थ्रू करूंगा तो मुझे छूट मिलेगी। तो मैं एक इलेक्टोरल ट्रस्ट है, मेरे को जिस पार्टी को डोनेट करना है मैं क्या करता हूं, वो पैसा जो है उस ट्रस्ट में डोनेट करता हूं, समझ गए। ट्रस्ट कुछ नहीं करता, ट्रस्ट एक मिडिल मैन है बस, ठीक है। ट्रस्ट क्या है, एक मिडिल मैन है, एक मिडिल मैन की एंटिटी है। मैं डोनेट कर दिया और मैं बताता हूं कि मुझे, मेरा इंटेंट है, एक्सप्रेशन, कि भैया मैं इस पार्टी को डोनेट करना चाहता हूं, मैं अपने एक्सप्रेशन में बताता हूं कि मुझे इस पार्टी को डोनेट करना है। पर मैं देता पैसा किसको, ट्रस्ट को। मैं डायरेक्ट पार्टी को दूंगा तो मेरे को शायद उतना बेनिफिट नहीं मिले जितना ट्रस्ट के थ्रू मिलेगा, तो मैं ट्रस्ट में दे रहा हूं। ट्रस्ट का क्या काम है कि जितना पैसा उसके पास आता है वो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर उसको प्रोपोर्शनली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। समझ में आया। ओवरऑल जैसे 1000 करोड़ उसके पास आया, जितने लोगों ने बताया कि मेरे को इसको देना है, मेरे को इसको देना है, मेरे को इसको देना है, वो अपना बेसिक एक्सपेंडिचर निकालता है। उसके अलावा जितना पैसा बचता है उसको उसी प्रपोर्शन में क्या करता है, पॉलिटिकल पार्टीज को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, बशर्ते कि वो पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ठीक है। आए बाएं कोई पॉलिटिकल पार्टी जो कि रजिस्टर्ड नहीं है उसको आप ट्रस्ट के थ्रू डोनेट नहीं कर सकते। आई होप समझ आ रहा है। अभी करंटली यही मैकेनिज्म चल रहा है। अब ट्रस्ट वाले मामले में और इलेक्ट्रल बॉन्ड वाले मामले में डिफरेंस क्या है, समझे। दो डिफरेंस है बड़े। पहला डिफरेंस, इलेक्ट्रल बॉन्ड वाले में आम आदमी को यह नहीं पता लगता था कि कौन किसको डोनेट कर रहा है, वो तो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद हमको लिस्ट पता चली कि किसने किसको डोनेट किया, समझ गए। बाकी अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं इंटरवीन करता तो हमको कभी पता नहीं चलता कि कौन किसको डोनेट कर रहा है, समझ आ रहा है। मतलब डोनर की एनोनिमिटी जो है वो बिल्कुल सुरक्षित थी उसके अंदर। डोनर की एनोनिमिटी का सुरक्षा रहना अच्छी बात है, बट अगर कोई डोनर 1000 करोड़ रुपए किसी पार्टी को डोनेट कर रहा है तो आम आदमी का यह जानना बहुत जरूरी है कि मैं जिस पार्टी को वोट दे रहा हूं उस पार्टी का पैसा कहां से आ रहा है। सिंपल सी बात है, डेमोक्रेसी में नहीं जरूरी है भाई किसी पार्टी के पास पैसा कहां से आ रहा है, मैं जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूं, किसी की विचारधारा को सपोर्ट कर रहा हूं, उसको पैसा दे कौन रहा है, जानना जरूरी है। तो ये कहीं ना कहीं आपके आर्टिकल 19(1) को ही 1A को ही क्या करता है, वायलेट करता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, स्पीच और एक्सप्रेशन का जो बैकग्राउंड है वो है इंफॉर्मेशन। यू कैन नॉट हैव स्पीच और एक्सप्रेशन विदाउट इंफॉर्मेशन। बात समझ आ रही है।
तो आपका जो आर्टिकल 19 है वही सीधा सीधा वायलेट होता है सर, क्योंकि आप वेल इन्फॉर्म्ड सिटीजन नहीं हो, आपको पता ही नहीं कि आप जिस यस वेट 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 अरे मैंने बोलने को नहीं कहा, मैंने रुकने को कहा, ठीक है। तो आपको पता ही नहीं है कि कहां से पैसा आ रहा है, तो आर्टिकल 19 वायलेट हो रहा था किसके अंदर, इलेक्ट्रल बॉन्ड में। बट जब बात होती है किसके अंदर, ट्रस्ट के अंदर, तो ट्रस्ट के अंदर ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म है। ट्रस्ट जो है वो हर साल जब एंड होता है ना, उसको पूरा का पूरा डेटा जो है वो लाना पड़ता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सबमिट करना पड़ता है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी उसको बताना पड़ता है इतने लोगों ने पैसा दिया, ये पैसा यहां यहां गया सर, तो किस पार्टी को कितना मिल रहा है वो भी पता चलता है, और किसने दिया वो भी पता चलता है आम जनता को। मतलब ये ओपन है सर, मोर ट्रांसपेरेंट है एज कंपेयर टू प्रीवियस रिजीम। समझ गए सर? तो ये एक बड़ा डिफरेंस है। और इसमें एक और डिफरेंस है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड वाली स्कीम में एक रूल था कि उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा मिलेगा जो यूजुअली लास्ट जनरल इलेक्शन में एटलीस्ट 1% वोट लाई। इसका मतलब छोटी पार्टियां क्या हो गई, बाहर हो गई। समझ आ रहा है? तो इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो पैसा है वो मोस्टली उन्हीं पार्टीज को मिला जो कंसिडरेबली वोट लाई है पिछले इलेक्शन में, पर ये वाला रूल इस इलेक्ट्रल ट्रस्ट वाले में नहीं है सर। तो मतलब हर पॉलिटिकल पार्टी जो कि रिकॉग्नाइज और रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास, उसको पैसा मिल सकता है। समझ आया? हाँ अब बोलिए। हाँ क्या हुआ था? आरटीआई वायलेट हुआ, राइट टू इन्फॉर्मेशन। हाँ देखिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन की अपनी लिमिट्स, जहां तक वो एक्ट आपको अलाउ कर रहा है ना वहीं तक आप चीजें जान पाओगे, पर अगर एक्ट का ही डोमेन वहां तक नहीं जा रहा है तो फिर अलाउ नहीं करेगा। गेटिंग इट? ठीक है। अगर वो भाई जो स्कीम इटसेल्फ कह रही है कि एनोनिमिटी रहेगी तो बताया नहीं जाएगा। एसबीआई तो सुप्रीम कोर्ट को मना कर रहा था बताने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर इंटरेस्ट में कुछ का उसको तब उसने बताया, बाकी तो वो भी नहीं बता रहा था, वो कह रहा था एनोनिमिटी है सर, नहीं बता सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, डेमोक्रेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी एनोनिमिटी बाद में। समझे? तो अभी करंट मैकेनिज्म जो है वो इलेक्टोरल ट्रस्ट वाला मैकेनिज्म है। ट्रस्ट एक लीगल एंटिटी है, उसको रजिस्टर्ड किया जाता है सर, है ना, गवर्नमेंट के एक्ट के अंडर, और डिफरेंट जो एंटिटीज हैं उसको रेगुलेट करती है अलग अलग तरीके से। समझ गए? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इन्वॉल्वमेंट है। ट्रस्ट हर एक फाइनेंशियल ईयर में अपना पूरा डोनर रिसीट और अपना पूरा जो पैसा दिया है उसका डेटा जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सबमिट करता है, और वो पब्लिक डोमेन में आ जाता है, तो जनता को पता चलता है कौन व्यक्ति कितना पैसा किस पॉलिटिकल पार्टी को दे रहा है सर। गेटिंग इट? ये ज्यादा ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म है। अगर पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दे सकते हो तो उसको पॉलिटिकली या ओपनली एक्नोलेज भी करो सर। समझ आ रही है ना? नो नीड टू हाइड इट। हाँ बताइए और कुछ। हाँ एफसीआर है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटिंग एक्ट है, ठीक है, वो एक ऑल टुगेदर अलग एक्ट है जो फॉरेन से, पर इलेक्ट्रल ट्रस्ट फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकता। इलेक्ट्रल ट्रस्ट जो होते हैं वो फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकते सर। फॉरेन से अगर फंडिंग लेनी है तो उसका अलग मैकेनिज्म है, इलेक्ट्रल ट्रस्ट अलाउड नहीं। नहीं तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि इससे क्या होता है ना, सॉवरेनिटी पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है। अगर भारत का इलेक्ट्रल ट्रस्ट जो है अगर वो फॉरेन फंडिंग को अलाउ कर दे तो हो सकता है कि कोई टेरर एजेंसी जो है वो किसी पार्टी को फंडिंग करने लग जाए। तो फॉरेन फंडिंग को आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा रेगुलेट करना पड़ता है। उसके लिए एक्ट है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटिंग एक्ट है, एजेंसीज भी होती है उसके लिए। पर इलेक्ट्रल ट्रस्ट जो होते हैं वो फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकते। प्रीलिम्स में आ भी सकता है ये चीज। डन? चलें इस बात को आगे पढ़े। गुड। तो अभी करंटली ट्रस्ट ही चल रहा है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रल ट्रस्ट जो होते हैं वो जितना पैसा उनके पास आता है उस सारे पैसे में से 5% पैसा जो है वो अपने ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर में खर्च कर सकते हैं। ट्रस्ट का जो भी कामकाज है, ट्रस्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें खर्च कर सकते हैं। 95% जो पैसा उनके पास आता है वो उसको उन्हीं प्रपोर्शन में डिस्बर्स करना होता है जिस प्रपोर्शन में उनको मिला है। समझ गए? कोई भी इलेक्टोरल ट्रस्ट जो है वो वायलेट कर सकता है कि पैसा मिला था कांग्रेस के लिए और दे बीजेपी को दिया, या फिर पैसा मिला आपके लिए है और दे डीएमके को दिया। ये वायलेशन वो कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो होता है ना, ये एक बाउंडिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है एक तरीके से। पर अगर ऐसा वो करेंगे तो उस ट्रस्ट की जो वैलिडिटी है, ट्रस्ट की जो क्रेडिबिलिटी है, वो क्वेश्चन मार्क में आएगी सर। आएगी क्योंकि दिखेगा ना कागज में। और तो फिर उस ट्रस्ट में फिर फॉरेन में फंडिंग आने वाले टाइम में फ्यूचर में फंडिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो कोई ट्रस्ट ऐसा करता नहीं है। कभी आया किसके लिए फंड है और किसी और को क्या कर दिया, डाइवर्ट कर दिया, ऐसा नहीं करते। समझ गए? इंडिया में कुछ इलेक्ट्रल फंड्स हैं, जैसे प्रूडेंट इलेक्ट्रल फंड जो है सबसे बड़ा फंड है, इलेक्ट्रल ट्रस्ट, सॉरी,
जो कि करीब करीब 70% इंडिया का जो फंडिंग है इलेक्ट्रल उसी के थ्रू होता है। समझ गए? चले देखो सर, पॉलिटिकल फंडिंग थ्रू द ट्रस्ट रूट, पॉइंट वही है सर। भारत का जो पॉलिटिकल फाइनेंस रिजीम है वो अंडरगॉन ड्रामेटिक शिफ्ट, काफी शिफ्ट से वो निकला है इन रिसेंट ईयर। सुप्रीम कोर्ट February 2024 डिसीजन स्ट्राइकिंग डाउन द इलेक्ट्रल बॉन्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये डिसीजन कब दिया था? February 2024 में कि भाई आपका जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है वो क्या है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ना? तो अपेंडेड द प्रिवेलिंग फंडिंग मैकेनिज्म फोर्सिंग पार्टीज एंड डोनर्स टू सीक द ऑल्टरनेटिव लीगल चैनल। तो पार्टीज तो डोनेशन चाहिए रही है और कॉर्पोरेट्स और लोग करना भी चाहते हैं, तो अलग रूट ढूंढ रहे हैं। तो वो रूट पहले वाले आ गया वापस, कौन सा? एंटर द ट्रस्ट रूट, अ प्री एग्जिस्टिंग बट अंडर यूटिलाइज पाथ। मतलब ट्रस्ट रूट तो पहले भी एग्जिस्ट करता था, बस वो आपने क्या कर दिया था, वो अंडर यूटिलाइज था, उतना यूटिलाइज नहीं हो रहा था। तो वापस सब लोग कहां पहुंच गए? ट्रस्ट रूट पे पहुंच गए। गेटिंग इट? ओके। सो इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम 18 से 2024 तक रही सर ये, ठीक है। डोनेट टू पॉलिटिकल पार्टीज एनोनमसली, एनोनमसली आप डोनेट कर रहे हो सर, पता नहीं चलता था कौन डोनेट कर रहा है, ठीक है। इसको तो बता दिया ना मैंने, इलेक्ट्रल बॉन्ड तो समझ आ गया ना आपको, डोनेट करो पता नहीं चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज उसका उसी समय से आ गया सर। चैलेंज द स्कीम, पहला क्या है? वायलेट्स वोटर्स राइट टू इंफॉर्मेशन, आर्टिकल 19(1)(a). 19(1)(a) क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन है, बट स्पीच एक्सप्रेशन का बेस क्या होता है? इंफॉर्मेशन होता है ना, ठीक है। तो आपको इंफॉर्मेशन होगी तो आप एक वेल इन्फॉर्म्ड सिटीजन नहीं बन पाएंगे, तो इसीलिए आर्टिकल 19(1)(a) क्या हो रहा है? वायलेट हो रहा है सर, जो सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट हुआ। अंडरमाइन फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये भी हो रहा है भाई। इलेक्शन की जो फेयरनेस है उस पर भी तो क्वेश्चन मार्क आएगा फिर, क्योंकि पार्टीज की फंडिंग जो है कॉर्पोरेट्स के थ्रू हो रही है, क्विड प्रो को हो सकता है, संभावना है। इनेबल्स क्विड प्रो को करप्शन, वही इस हाथ दे इस हाथ ले, anonymous corporate donation to ruling parties and destroy the level playing field. Ruling party receives the disproportionate funds. मिला ही 50% फंड तो रूलिंग पार्टी को चला गया सर, है ना। देन ऐसे ही थोड़ी हर जिले में ऑफिस बन जाता है बड़ा बड़ा, पार्टी तो पैसा तो आ रहा है ना पैसा बहुत है, अभी 10,000 करोड़ रुपए हैं भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में ऑफिशियली, है ना, और बाकी पार्टी के पास पैसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं लेवल प्लेइंग फील्ड तो बिगड़ा। अब आप ये तो नहीं बोल सकते कि पैसे का क्या काम चुनाव में मतलब स्पेशली इन कंट्री लाइक इंडिया, इमेच्योर डेमोक्रेसी ना, अभी तो पैसे का ही काम है चुनाव में, है ना। पैसे के बिना चुनाव होता ही नहीं है सर, है ना। हर जगह मतलब आपके ऐसे ही बसें भर भर के थोड़ी रैलियों में लाया जाता लोगों को, बसों का पेट्रोल जलता है, बस किराए पे बसें लेते ना भाई। बड़े बड़े नेताओं की भारत में रैली होती है, आपने देखा होगा। आपको क्या लगता है कि देश के किसी मंत्री को सुनने ऐसे लाखों की संख्या में 50-60 हजार का काफिला ऐसे आ जाता है, लाया जाता है उनको, ठीक है। हाँ, खाना, मर्केंडीज, टी शर्ट, टोपी, स्वेटर, पतंग सब दिया जाता है, चप्पल भी दे देते हैं। हाँ, एक बार चप्पल पे मंत्री जी का ही फेस बना के दे दिया, मंत्री जी बोले ए भाई ये क्या कर रहे हो, ठीक है। बोलते सर, बोले आप टी शर्ट देंगे वो कभी कभी पहनेगा, चप्पल रोज पहनेगा। बोलते पैरों में, बोलते मंत्री जी को तो जनता के पैरों में ही होना चाहिए, है ना। बोल रहे टोपी दो, सर पे बैठना है उनके, पैरों में नहीं। चप्पलें हटवा दी, फिर टोपी है, टोपी सर पे बैठे। नेताजी कहां बैठे? जनता के सर पे, पैरों में नहीं। जबकि सही तो चप्पल होना चाहिए ना, चप्पल, जूता। नेल पॉलिश, नेल पॉलिश को कैसे करेंगे? नेल पॉलिश कैसे करेंगे मतलब क्या? क्या फोटो बनाओगे नेल पॉलिश पे? और पार्टी चेंज करनी होगी तो नेल रिमूवर भी देना पड़ेगा सर, कि भैया ने राहुल गांधी को बना दिया, अरे मोदी जी को बना, है ना। या पता चला अरे योगी जी का बना दिया, नहीं नहीं मैं अखिलेश का बनाऊं, है ना। ऐसे बदलाव ठीक है, ये होता है। देखिए कोई नई बात नहीं है, लोकतंत्र जो होता है ना उसका एक समय अवधि होता है। भारत बहुत पुराना लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र हमारे लिए नया है, समझ गए। हम धोती पहनना जानते थे, जींस पहनना बाद में शुरू किया। तो जो कपड़े हम पहनना नहीं जानते उनको पहनने में और उनको हैंडल करने में समय लगता है। जो कल्चर का हमारे पार्ट नहीं रहा है लंबे समय से, उसको अगर हम पे इम्पोज किया गया, इम्पोज इन द सेंस कि हमने अगर मॉडर्न लिबरल सेंस में डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट किया है, तो इट टेक्स टाइम टू बिकम पार्ट ऑफ पीपल्स लाइफ्स। लोग डेमोक्रेटिक अभी इतने नहीं हुए हैं, इंडियन सोसाइटी डेमोक्रेटिक नहीं है बहुत ज्यादा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज लिबरल, इंडियन पीपल आर नॉट।
सो लिबरल। समय लगता है डेमोक्रेटिक बनने में लोगों को, लोग अभी भी पुरानी जो रीति रिवाज है उस पर ज्यादा चल रहे हैं, इक्वालिटी में थोड़ा कम बिलीव करते हैं। बट जो इसलिए तो कहते हैं, देखिए एक होती है मोरालिटी, सोसाइटल मोरालिटी होती है। मोरालिटी क्या होती है? वेरी नाइस। वैसे प्रीलिम्स की क्लास है, मोरालिटी डिस्कस नहीं करना चाहिए, बट ठीक है इन जनरल कर लेते हैं। व्हाट इज मोरालिटी? नैतिकता क्या होती है? मोरालिटी इज सिंपल, इट्स योर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। आपका सही और गलत जज करने की जो क्षमता है आपकी, जो प्रिंसिपल है आपका, वही है आपकी नैतिकता, वही मोरालिटी है। ठीक है, मतलब मुझे लगता है कि नॉन वेज खाना गलत है, ये मेरी मोरालिटी है। तुम मना क्यों कर रहे हो? तुम खाओ ना भाई, मैं तो बात बता रहा हूं। ठीक है है ना, मैं कह रहा हूं कि नॉनवेज खाना गलत है, ये मेरी मोरालिटी है। समझ में? कोई कह रहा है कि जो क्या बोलते हैं, कुछ भी बता दो एग्जाम्पल कोई भी लाइफ का इन जनरल, है ना, गाली देना गलत बात है, वो उसकी मोरालिटी है कि वो गाली नहीं देता। समझ गए? वो कहता है कि मैं इक्वालिटी में बिलीव करता हूँ, स्त्री और पुरुष दोनों क्या है, बराबर, ये उसकी मोरालिटी है सर। ठीक है, कोई क्या नहीं नहीं पुरुष प्रधान समाज है, पेट्रियार्की है, ये उसकी मोरालिटी है। मोरालिटी इंडिविजुअलिस्टिक होती है, सबकी अलग अलग हो सकती है। सोसाइटी की कलेक्टिव जो मोरालिटी होती है, कलेक्टिव मतलब सबकी मोरालिटी का एक अमलगमेट करके कलेक्टिव बना लो, उसको कहते हैं एथिक्स। क्या बोलते हैं? एथिक्स। मोरालिटी जो होती है अगर वो सोसाइटल हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं? एथिक्स कहते हैं। एथिक्स जो है वो नॉर्मली किसी यूनिवर्सल वैल्यूज के शेडो में देखा जाता है कि यूनिवर्सल वैल्यू क्या कह रही है। ठीक है, पता चला कि एथिक्स सोसाइटी का चेक कर रहे हो तो 80% लोग कह रहे हैं कि नहीं पुरुष प्रधान समाज, तो सोसाइटी में एथिक्स आ जाएगा कि भैया नहीं, महिलाएं जो है वो सबऑर्डिनेट है किसके? पुरुष के। ये एथिक्स नहीं होगा। एथिक्स को हमेशा किसकी लाइट में देखा जाता है? कुछ यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल वैल्यूज की लाइट में देखा जाता है। समझ गए सर? तो एक मोरालिटी सोसाइटी की होती है और एक मोरालिटी होती है जो संविधान से निकल के आती है, जिसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत अच्छे से बताया, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। ओके, तो एक जो आधार बन रहा है आपकी मोरालिटी का, वो बन रहा है आपका कल्चर। समझ गए? जिस कल्चर से आप निकल के आ रहे हो, जो संस्कृति है आपकी, जैसा आपने समाज देखा है सर, जो आपका बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड के आधार पे आपकी जो वैल्यूज है, उन वैल्यूज से आपकी क्या बन रही है? मोरालिटी, दैट इज सोसाइटल मोरालिटी। ओके, और एक मोरालिटी बनती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो वैल्यूज इंश्राइंड है उनके आधार पर बनती है। समझ गए? तो कॉन्स्टिट्यूशन अगर कह रहा है कि इक्वालिटी की बात करनी है, कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि फ्रीडम की बात करनी है, कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है लिबर्टी की बात करनी है, कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है ब्रदरहुड की बात करनी, जब ये सारी वैल्यू के बेस पे आप सही गलत तय करते हो, उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। समझ गए? भारत जो है देश, वो सोसाइटल मोरालिटी अगर बहुत कंजर्वेटिव है तो उसको लिबरल डायरेक्शन में ले जाने के लिए एक और मोरालिटी एग्जिस्ट करती है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। समझ रहे? तो संविधान का होना और संविधान को फॉलो करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये लिबरल इंटरप्रिटेशन देता है वेरी सो मच कंजर्वेटिव जो आपका थॉट पैटर्न है। समझे? तो इसीलिए सोसाइटी को प्रोग्रेसिव बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ला रहा है आपके अंदर। समझ में आ रहा है? कहां थे अपन? ये बात कहां से आई थी मोरालिटी की? फंडिंग से आई थी। क्या बात कर रहे हैं? डोनेट। कौन कर रहा है डोनेट? यस, इधर आ जाओ। हाँ, तो हाँ, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या आया सर फरवरी 2024 में? 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने बोला, एडीआर जानते हो ना, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ये एक एडीआर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में डेमोक्रेसी और इलेक्शंस को ज्यादा अकाउंटेबल बनाने का काम करती है। बहुत सारे एडीआर के केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के जो इंपॉर्टेंट है सर। जैसे आपने देखा होगा कि अभी जो पॉलिटिशियंस या जो चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट्स होते हैं, वो कैंडिडेट्स एक एफिडेविट देते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। उसके अंदर सारा डिटेल रहता है कि उनकी प्रॉपर्टी कितनी है, उनके पास कितना पैसा है, उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं हुआ है, कोई केस चल तो नहीं रहा है अभी, सब जुडिस, सारी चीजें उसके अंदर डिटेल होती है। मतलब उसका जो पूरा का पूरा बैकग्राउंड है उसको जानने का अधिकार लोगों को होना चाहिए। ये पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइन में नहीं था। एडीआर का ही केस, एडीआर ने केस किया था कि पता होना चाहिए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि डेफिनेटली इन्फॉर्म्ड सिटीजन होना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अभी जो गाइडलाइन है उसके अंदर आपको सब बताना पड़ता है कि आपके ऊपर कोई केस चल रहा है क्या, कोई कांड करके बैठे हो क्या। तो आज आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर अगर 10 लोग खड़े हो रहे हैं, कोई बीजेपी, कोई कांग्रेस, कोई आम आदमी पार्टी, तो उन सब का पूरा कच्चा चिट्ठा जो होता है वो आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे मिल जाता है कि इसके अकाउंट में मतलब इसके अकाउंट में कितना पैसा, उसके एसेट्स भी पता रहते हैं आपको
कि भाई 50 करोड़ है, 10 करोड़ है, ये एकदम टंडन गोपाल है, कुछ नहीं है, सब पता रहता है आपको, सब पता रहता है उधर, ठीक है। और कोई केस चल रहा है क्या, या अभी करंटली कोई केस चल रहा है, सब पता रहता है, ठीक है। ये भी एडीआर की वजह से ही हुआ। एडीआर ने ही केस किया था सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि होना चाहिए ये, तो इसी एडीआर ने ही इसके अगेंस्ट केस किया था, इलेक्ट्रल बॉन्ड के अगेंस्ट। और उन्होंने क्या बोला, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने क्या बोला, एनोनिमिटी वायलेट्स वोटर्स राइट टू नो हु फंड्स पार्टीज एसेंशियल फॉर द इन्फॉर्म्ड इलेक्टोरल चॉइस। समझ आ रहा है भाई? एक एग्जांपल बताता हूं आपको, ठीक है। जब इलेक्ट्रल बॉन्ड हमने देखा स्कीम पूरा का पूरा, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, उसके अंदर जो लिस्ट आई, उसमें हमको पता चला कि भारत जो है वर्ल्ड का वन ऑफ द टॉप बीफ एक्सपोर्टर है, हमको पता है, ठीक है। दो जो इंडिया की टॉप बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनीज है, एक्सपोर्टिंग, उन दो बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनीज ने एक ऐसी पार्टी को इलेक्ट्रल फंडिंग दे रखी है इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू, जो पार्टी उस पर्टिकुलर थॉट की है कि वो एक्सट्रीम हिंदुइज्म की बात करती। तो अगर हमको पता रहता है कि कोई व्यक्ति है जो कि बीफ समझ रहे हो कि भाई रिलीजियस बिलीफ सिस्टम है पार्टी का, मतलब लोगों का बिलीफ सिस्टम ये है कि भाई अगर हिंदू जो है वो अगर गाय को माता मान रहा है, तो उसके लिए तो फिर अगर बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग कर रही है, तो ये फिर मतलब विनाशकारी है उसके दृष्टिकोण में। तो वो तो उस पार्टी के खिलाफ क्या रखेगा, फिर एनिमिटी रखेगा, उस पार्टी को कभी वोट नहीं देगा सर, है ना। पर वो पार्टी वही पार्टी थी जो सबसे ज्यादा हिंदुत्व और हिंदूवादी होने का क्या करती है, दावा करती है। उसी पार्टी को भारत की जो टॉप 2 बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनीज है, उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड में चंदा दे रखा, ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशन जनता के पास नहीं थी, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड एक ओपेक स्कीम थी, बाहर आना नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद हमको पता चला कि भैया अच्छा ये खेला हो भाई, मतलब समझ रहे हो, जनता को कुछ और कहा जा रहा है और उधर कुछ और हो रहा है। तो इसीलिए जनता का वोटर्स राइट टू नो हु फंड्स पार्टीज एसेंशियली फॉर इन्फॉर्म्ड इलेक्टोरल चॉइस, जनता को पता तो चले कि फंड कौन कर रहा है ना। या जनता को गुमराह करके उधर अलग बातें हो रही है और पीछे कुछ और ही, मतलब समझ लो बिरयानी पक रही है और खा रहे हैं, तो दैट्स व्हाट वी मस्ट नो सर, ठीक है, गेटिंग इट। चलो इधर आ जाओ, कंसेप्ट समझ में आया? गुड। मैं इतनी देर में बोला ये बात, YouTube लाइव चल रहा है, मैं बोल सकता था ना, मैं बोला कि कौन सी पार्टी है, तुमको समझ आया ना? है? वो तो मैं झूठ बोला था तुम्हें उस दिन। आवाज वहां तक आ रही है, समझे? ठीक भाई, भावनाओं को समझो ना, फीलिंग्स में क्या रखा है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इनेबल करप्शन, अंडरमाइनिंग इलेक्ट्रल इंटीग्रिटी, है ना, ये भी है, करप्शन भी हो सकता है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। करप्शन तो अभी पता ना, क्विड प्रो को, भाई इतना पैसा हम उधर सब्सिडी दे देंगे, तुम इधर बॉन्ड, ये तो करप्शन को लीगलाइज करना हो गया ना, एक तरीके से हो गया लीगलाइज करना। ये थोड़ा सा चिंताजनक है ना। पर करंट अफेयर्स की बातों में ज्यादा पॉलिटिक्स घुसाना इज ऑल्सो नॉट अ गुड आइडिया, है ना। मुझे जिंदा रहना है, हाँ, करंट अफेयर्स पूरा पढ़ना है ना, तो मेरा जिंदा रहना जरूरी है ना। है ना, नहीं तो इधर फिर फोटो जरूर लगाना, अगर मैं नहीं रहूं कोई और पढ़ाए तो इधर साइड में, है? तुम चुप रहो, तुम्हारी वजह से आएगी ना, आप ही की वजह से आएगी नौबत। मुझे जेल हुई तो बचाने कौन आएगा इन केस? सब झूठे हो, कोई नहीं आएगा, है ना। घर जाके बिरयानी खा के सो जाओगे, है? वकील भी डिपेंड कर रहा है, कोई केस लड़ने नहीं आएगा, मैं मेरा केस खुद लड़ूंगा कांजी भाई की तरह। प्रिंस सर को वकील बना दोगे, मेरी जेल हो जाएगी फिर को। ठीक है, प्रिंस सर को ज्योग्राफी इन्वायरमेंट वाले मैटर्स दो, लीगल मैटर कहां दे रहे हो? अनामिका मैम, वो मेरे को वहां सेलुलर जेल भेज देंगे, अंडमान। तो वो मेरे को फांसी पे लटका देंगे। ठीक है, मेरी धर्मपत्नी को बुलाया मेरा केस लड़ने ना। हाँ, इधर देखो, नहीं ठीक है, इट्स ओके। ये तो देखो हम इतना बोल पा रहे हैं ना, यही हमारी लिबर्टी हमको कहां से मिल रही है? कॉन्स्टिट्यूशन से मिल रही है, समझ आ रहा है? इतना बोल पा रहे हैं ना, क्रिटिसाइज तो कर रहे हैं ना। अब अगर क्रिटिसिज्म के बाद अगर जेल हो जाती है,
तो फिर ये रिवर्स जाएगा मामला, है ना। ये भाई इतनी आलोचना कर रहे हैं ना, तो आलोचना का आपको वो तो मिला है ना अवसर, यही इंपॉर्टेंट है। बाकी ऑटोक्रेटिक कंट्रीज में आप सरकार के खिलाफ बोल ही नहीं सकते, समझ गए, होता है ऐसा। सरकार के खिलाफ बोलो तो आपको माघ अमावस्या के मेले में नहाने नहीं देंगे। इधर देखो, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ये भी समस्या है। स्कीम फेवर्स द रूलिंग पार्टी, करीब 6000 प्लस करोड़ मिला ना, है ना। बैन के बाद, अब बैन लग गया उसके ऊपर, तो क्या प्रक्रिया है सर आपकी। विथ इलेक्ट्रल बॉन्ड बैन, पॉलिटिकल पार्टीज एंड डोनर फेस अ चॉइस। अब उनके पास क्या चॉइस है, पहली चॉइस क्या है, डायरेक्ट कैश डोनेशन, बट इसकी लिमिट है सर, लीगल बिलो ₹2000। कैश डोनेट करना है तो 2000 रुपए तक ही कर सकते हो सर, उससे नीचे आप नहीं, उससे ऊपर आप कैश डोनेट नहीं कर सकते। नो डिस्क्लोजर, 2000 से नीचे कोई डिस्क्लोजर की भी जरूरत नहीं है। अबाउट 20,000 मस्ट डिस्क्लोज द डोनर, ठीक है। 20,000 तक भी आप कैश डोनेट कर सकते हो, बट उसके अबाउ अगर जाना है तो मोस्टली सारा का सारा कैसे होगा सर, बैंक के थ्रू होगा, और उसका डिस्क्लोजर बहुत जरूरी है कि कौन पर्सन डोनेट कर रहा है। 20,000 से नीचे डिस्क्लोजर इज नॉट कंपल्सरी इन व्हाट, बात समझ आई ना। 2000 रुपए तक का जो डोनेशन है उसके अंदर तो आप कैश दे सकते हो और आपका डिस्क्लोजर जरूरी नहीं है सर। 2000 रुपए से अगर ऊपर जा रहा है मामला तो कैश डोनेट कर सकते हो 20,000 तक, बट उसके तक डिस्क्लोजर आना चाहिए। 20 से ऊपर है ऑनलाइन होगा और डिस्क्लोजर आएगा, दैट्स इट, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं डिस्क्लोजर है इसके अंदर, पर ये छोटा रूट है सर। फिर आता है इलेक्ट्रल ट्रस्ट, जो बड़ा रूट है सर। तो कॉर्पोरेट्स के लिए ये रूट है इलेक्ट्रल ट्रस्ट वाला, जो अभी अपन बात कर रहे थे। ट्रांसपेरेंट है, कंप्लाइंट है, टैक्स एडवांटेज है उसके अंदर, अभी बताएंगे क्या होता है। The trust route has emerged as a preferred mechanism for large legally compliant donation. What is trust route? तो trust route के लिए पहले हम अलग पीपीटी है हमारे पास, उसमें देख लेते हैं। इलेक्ट्रल ट्रस्ट इन इंडिया, भारत में इलेक्ट्रल ट्रस्ट क्या होता है, एक नॉन प्रॉफिट कंपनी होती है, इसका मतलब वो कंपनी है। और नॉन प्रॉफिट कंपनी है मतलब ऐसी कंपनी है जिसका मकसद जो है प्रॉफिट कमाना। इन जनरल जो आपके कॉर्पोरेट्स होते हैं उनका काम क्या है, प्रॉफिट कमाना। नॉन प्रॉफिट कंपनी इसका मतलब इसको किसी पर्पस के लिए बनाया गया। तो ट्रस्ट एक क्या होते हैं सर, नॉन प्रॉफिट कंपनी होती है। ट्रस्ट बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रल ट्रस्ट है, वैसे चैरिटेबल ट्रस्ट भी हो सकते हैं, है ना। होते हैं ना अलग अलग चैरिटेबल ट्रस्ट जिनका काम होता है कि भैया वेलफेयर के लिए खर्च कर रहे हैं, है ना, पर्पस के लिए होता है। कोई बच्चों के लिए कर रहा है सर, है ना, कोई विडो वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए कर रहा है, तो देयर कैन बी मल्टीपल पर्पसेस। इलेक्ट्रल ट्रस्ट का काम क्या है, पॉलिटिकल फंडिंग फ्रॉम कॉर्पोरेट हाउसेज एंड इंडिविजुअल्स टू द पॉलिटिकल पार्टीज। वो सिर्फ एक क्या है, मीडिएटर है, जो पैसा इधर से उधर क्या करता है, चैनलाइज करता है, सिंपल। अनलाइक द नाउ डिसकंटिन्यूड इलेक्ट्रल बॉन्ड्स विच फोकस्ड ऑन डोनर एनोनिमिटी, इलेक्ट्रल बॉन्ड में पता नहीं चलता था कौन डोनेट कर रहा है। इलेक्ट्रल ट्रस्ट आर डिजाइन फॉर ट्रांसपेरेंसी, इसमें पता चलता है कौन डोनेट कर रहा है, किसको कर रहा है। रिक्वायरिंग पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ हु डोनेटेड एंड हाउ मच ईच पार्टी रिसीव्ड, किसने डोनेट किया है और किस पार्टी को कितना पैसा मिला है सर, ये उसके अंदर रहता है। हाउ इलेक्ट्रल ट्रस्ट वर्क, कैसे काम करते हैं। ट्रस्ट एक्ट एज मिडिल मैन, ट्रस्ट क्या है सर, एक मिडिल मैन है सर, उसका और कोई मेजर काम नहीं है। बिटवीन डोनर्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज द प्रोसेस फॉलोज अ स्ट्रिक्ट लीगल लूप। लीगल लूप का मतलब है कि कुछ उसकी प्रोसेस जो है वो जो एक्ट में मेंशन है उसी के अकॉर्डिंग करना होता है, एक स्टैंडर्ड है उसका। कलेक्शन, ट्रस्ट रिसीव्स वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, पहले लेता है सर पैसा। रिपोर्टिंग, इट मस्ट रिकॉर्ड द पैन नंबर, जो डोनेट कर रहा है उसका पैन नंबर चाहिए सर, परमानेंट अकाउंट नंबर। डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज लीगली मैंडेटेड टू डिस्ट्रीब्यूट 95% ऑफ टोटल फंड्स। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स में आ सकता है। 95% ऑफ पैसा जो उसके पास आता है ना, वो उसको कंपल्सरीली क्या करना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है पार्टीज को जिसके लिए पैसा है, ठीक है। A financial year to registered political parties, the remaining 5% can be used for administrative expenses. तो 95% तो वापस डिस्ट्रीब्यूट करना है, 5% वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के लिए खर्च कर सकते हैं। ऑडिट, द ट्रस्ट मस्ट सबमिट एन एनुअल रिपोर्ट ऑफ इट्स रिसीट्स एंड इट्स डिसबर्समेंट टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी रिपोर्ट बताता है एक साल की कि भैया इतना पैसा आया, इतना गया, इतना मैंने 5% में अगर कहीं खर्च किया तो कहां की, ठीक है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी पता रहता है, तो दोनों के पास रहती है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू वो पब्लिक डोमेन में आता है कि ये ट्रस्ट से इतना पैसा एक साल में इधर इधर गया। समझ गए सर, 95 इज
to 5 का क्या है कंसेप्ट है ये। हाउ दे आर गवर्न, ट्रस्ट कैसे गवर्न होते हैं। ट्रस्ट गवर्न करने के लिए ना एक 2013 में ना इलेक्ट्रल ट्रस्ट स्कीम आई थी। इस स्कीम के अंडर 3 रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है इसके, मतलब 3 जगह से रेगुलेट होता है ये, 3 गवर्निंग अथॉरिटी है। सबसे पहला तो ट्रस्ट जो होता है ना वो कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर होता है, ठीक है, क्योंकि नॉन प्रॉफिट कंपनी है तो कंपनी एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड होता है। और इसके लिए अथॉरिटी कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो पहला तो रेगुलेटर कौन है, कॉर्पोरेट अफेयर्स के लिए। ट्रस्ट मस्ट बी रजिस्टर्ड एज सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज नॉन प्रॉफिट एंटिटीज। सेक्शन 8 को भी याद रखना आप, ठीक है। अपन कंपनीज एक्ट के सारे सेक्शन को याद नहीं कर सकते, बट इतना हमको पता होना चाहिए कि नॉन प्रॉफिट एंटिटीज जो होती है वो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड होती है, ठीक। तो पहला तो गवर्निंग अथॉरिटी कौन है सर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सेकंड कौन है, सीबीडीटी। सीबीडीटी क्यों, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है इसके अंडर भी एक प्रोविजन है 13B के अंदर। क्यों, क्योंकि ट्रस्ट में जो भी पैसा डोनेट कर रहा है वो सारा का सारा अमाउंट जो है वो टैक्स एग्जेम्पशन की कैटेगरी में आता है। तो इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो भी क्या है सर, एक गवर्निंग अथॉरिटी होता है ट्रस्ट का, होता है। डे टू डे गवर्नेंस नहीं करते हैं, उनका रेगुलेटरी कंप्लायंस होता है, समझ गए। तो सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में होता है सर सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि इनकम टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है। तो एक गवर्निंग अथॉरिटी कौन आ गई, सीबीडीटी। तो सेकंड एक्ट क्या है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इनकम टैक्स एक्ट 1961, और किसके अंदर, गवर्न टैक्स एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 13B। अगर टैक्स एग्जेम्पशन नहीं होता ना तो उसके लिए अलग कुछ होता है, तो भी आता है इनकम टैक्स एक्ट ही, क्योंकि टैक्स एग्जेम्पशन नहीं है तो सीबीडीटी किस तरीके से टैक्स को क्या कर रहा है, इंप्लीमेंट कर रहा है। अभी एग्जेम्पशन है तो भी यही बॉडी है। द ट्रस्ट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द सीबीडीटी सर, डन। सीबीडीटी याद रहेगा। सेकंड गवर्निंग अथॉरिटी। थर्ड गवर्निंग अथॉरिटी इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नो डाउट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 सर, ठीक। ट्रस्ट मस्ट सबमिट एनुअल कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट टू द ईसीआई विच आर देन मेड पब्लिक। ट्रस्ट सारी रिपोर्ट किसको दे रहा है, इसको दे रहा है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, और वो पब्लिक कर रहा है उस रिपोर्ट को, डन। ये 3 गवर्निंग अथॉरिटी है सर ट्रस्ट की। और ये गवर्निंग अथॉरिटी का मतलब ये है कि ये रेगुलेटरी कंप्लायंस ले रही है उससे, ये उसके डे टू डे अफेयर्स को गवर्न नहीं करती। डे टू डे अफेयर्स तो ट्रस्ट ही देखेगा अपना, बट ट्रस्ट जो है वो इनके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंडर चलना चाहिए। इसको वायलेट अगर करेगा देन दे विल समन देम। समझ में आ रहा है। तो ट्रस्ट एक रेगुलेटेड क्या है, अथॉरिटी है सर, समझ में आया। चलें आगे, वेरी नाइस। की रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस। सबसे पहला, नो कैश। ट्रस्ट पैसा कैश में नहीं ले सकता, रूल है सर। कंट्रीब्यूशन कैन ओनली बी मेड बाय चेक, बैंक ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर। कैश इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, कैश ले ही नहीं सकते आप, है ना। इंडियन सोर्सेज ओनली, फॉरेन से फंडिंग नहीं ले सकता ट्रस्ट, ध्यान रखना। क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में इस बार, है ना। फॉरेन से फंडिंग नहीं ले सकता सर। बेनिफिशियरी की एलिजिबिलिटी, दे कैन ओनली डोनेट टू पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 29A ऑफ आरपीए। या इसको सिंपली ऐसा समझो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्हीं को बस क्या कर सकते हैं, फंडिंग कर सकते हैं। आप ऐसी पार्टी को नहीं कर सकते जो कि रजिस्टर्ड नहीं है ईसीआई के पास, समझ गए। जैसे एग्जांपल के लिए कोई नई पार्टी है अभी, है ना, नई पार्टी जैसे रायपुर लोकतांत्रिक दल, ठीक है, रायपुर लोकतांत्रिक दल कोई नई पार्टी बन गई, समझ रहे हो, तुम बना रहे हो, हाँ, रायपुर लोकतांत्रिक दल। अब ये पार्टी एकदम नई है, इस पार्टी को वो डोनेट जो है इस रूट के थ्रू नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है सर, रजिस्टर्ड एंटिटी होना चाहिए उसका। बड़ा डिफरेंस ये है कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला मैटर था ना, उसके अंदर क्या था ना कि 1% वोट का चक्कर था, तो उसमें छोटी पार्टीज हट जाती थी। इसमें ऐसा नहीं है, अगर आप रजिस्टर्ड पार्टी हो तो आपको पैसा मिल जाएगा, आपका वोट वाला वो 1% का क्राइटेरिया इसमें नहीं है सर। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी मतलब द नेम एंड एड्रेस ऑफ एवरी डोनर अलोंग विद द अमाउंट मस्ट बी मेंटेन इन द ट्रस्ट रिकॉर्ड एंड द रिपोर्टेड टू द अथॉरिटीज। जो पैसा दे रहा है उसका सारा का सारा रिकॉर्ड आपको क्या करना पड़ेगा, खुद के पास मेंटेन करना है और अथॉरिटीज को देना है। समझ आ रहा है। अभी करंटली यही मैकेनिज्म है, इसलिए ज्यादा दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि ये मेंस में भी आ सकता है क्वेश्चन आने वाले टाइम में, है ना। व्हाई दे मैटर टुडे, बिकॉज वो बंद हो गया इलेक्ट्रल बॉन्ड, तो अब यही बचा है, ठीक है। प्राइमरी लीगल मैकेनिज्म, ब्ला ब्ला, अकाउंटेबिलिटी वाला है,
ठीक है सर, आगे समझ में? दिस इज योर इलेक्टोरल ट्रस्ट रूट। अभी जो पढ़ा उसी का वापस, वो एक अलग से शॉर्ट नोट है, वो अलग से मिल जाएगा आपको। डोनेट टू पॉलिटिकल पार्टीज बाय रजिस्टर्ड इलेक्टोरल ट्रस्ट, लीगल फ्रेमवर्क, कंपनीज एक्ट आ गया। कंपनीज एक्ट मतलब कॉर्पोरेट अफेयर्स। कंट्रीब्यूशन लिमिट लेस देन इक्वल टू 7.5% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 3 years। लास्ट 3 साल का जो प्रॉफिट है, ठीक है, उसका एवरेज जो है उसका 7.5% ज्यादा आप डोनेट नहीं कर सकते। तो ये कहीं ना कहीं एक लिमिट लगा रहा है, कैप लगा रहा है। आरपीए एक्ट वो तो आपको पता ही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है, डन। की डिस्टिंक्शन क्या है? डायरेक्ट डोनेशन कैसे होता था? कंपनी इंडिविजुअल डायरेक्ट पॉलिटिकल पार्टी को देती। डिस्क्लोजर इफ ग्रेटर देन 20,000, 20,000 से ज्यादा पे डिस्क्लोजर आएगा सर। ट्रस्ट रूट में क्या होता है? कंपनी इंडिविजुअल इलेक्ट्रोल ट्रस्ट को देता है, ट्रस्ट से किसको जाता है? पार्टी को। और फुल डिस्क्लोजर एट एवरी स्टेज, इधर से इधर आया, इधर से इधर, पूरा डिस्क्लोजर होता है, ठीक है। A trust is a legal arrangement in which one person, the author or the settler, transfer property to another, the trustee, to be held and managed for the benefit of the third party, the beneficiary। तो 3 पार्टीज हैं, ठीक है। एक कौन है सर? ऑथर है जो एग्जैक्टली प्रॉपर्टी दे रहा है, बीच में ट्रस्ट है जो मैनेज करेगा, और थर्ड कौन है? बेनिफिशियरी, जिसके लिए मैनेज करेगा। समझ गए? ट्रस्ट कैसा भी बन सकता है ना, चैरिटेबल ट्रस्ट भी बन सकता है। आपने कोई लैंड है उसको क्या कर दिया सर? डोनेट कर दिया, ठीक है। आपने कोई कंपनी है उसको डोनेट कर दिया, आपने कोई एक इंस्टीट्यूट है उसको डोनेट कर दिया, तो उसका जो फंक्शनिंग है वो एक ट्रस्ट देख रहा है, और उसका बेनिफिशियरी आपने बता दिया कि ये बच्चों के लिए काम करेगा, तो बच्चे उसके बेनिफिशियरी है, ठीक है। उसका जो मेन कोर पर्पस होता है ना, उस कोर पर्पस के लिए वो काम करता है, ठीक है? बोल सकते हो, ठीक है। अलग अलग, एक्चुअली इतनी जार्गन से नहीं यूज करेंगे हम लोग ठीक है, ये आपने जार्गन यूज कर दिया, बिल्कुल कॉमर्स वाला, ठीक है। हम उतना कॉमर्स के जार्गन्स में नहीं जाएंगे, बट यहाँ इन जनरल हम जो है ट्रस्ट को समझ रहे हैं। और बाकी हमने ट्रस्ट क्लासरूम में पढ़ा है ना, इसके अंदर गवर्नेंस के अंदर है ना, ट्रस्ट पढ़े, ट्रस्ट वर्क्स के बारे में सब पढ़ा अपन ने। वही इंडिया में जो प्राइवेट ट्रस्ट है वो इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंदर गवर्न होते हैं, है ना। क्लासरूम में डिटेल में पढ़ते हैं ट्रस्ट को, 1882 इस एक्ट के अंदर, ये एक्ट याद रखना है। प्राइवेट ट्रस्ट इस एक्ट के अंदर गवर्न होते हैं, और अगर पब्लिक ट्रस्ट है, मतलब गवर्नमेंट है अगर उसके अंदर, तो वो ट्रस्ट हर स्टेट का अपना अपना अलग एक्ट होता है। समझे? याद रखना ये चीज भी प्रीलिम्स में आ सकता है चले सर, नाइस। ट्रस्ट रूट कैसे काम करता है ये तो अभी अपन ने समझ लिया, है ना। डोनर कंट्रीब्यूशन, ट्रस्ट पुल्स डोनेशन, डिस्ट्रीब्यूट टू पॉलिटिकल पार्टीज। मैंडेटरी डिस्क्लोजर में क्या है? ट्रस्ट डिस्क्लोज डोनर आइडेंटिटी, पॉलिटिकल पार्टी रिसीव्ड फ्रॉम ट्रस्ट, डोनर डिस्क्लोज कंट्रीब्यूशन, ये तो अपन पढ़ लिए अभी। एनोनिमिटी इज नॉट अलाउड। एवरी रुपीज जर्नी फ्रॉम डोनर टू ट्रस्ट टू पार्टी इज ट्रेसेबल, ऑडिटेबल एंड द पब्लिकली अवेलेबल। एक एक रुपया दिखता है कहां से कहां गया है, और इससे क्या होता है? वोटर की स्क्रूटनी, नो हु फंड्स पार्टी, वोटर को पता चलता है कि कौन पैसा दे रहा है। मीडिया, सिविल सोसाइटी, वॉचडॉग, मीडिया भी ध्यान रखते हैं कि भैया कहां से पैसा आ रहा है, कौन दे रहा है। प्रिवेंशन ऑफ क्विड प्रो को, वो भी संभावना है कि भैया इस हाथ दे इस हाथ ले नहीं चले। हार्डर टू हाइड लार्ज कॉर्पोरेट डोनेशन टू द रूलिंग पार्टी। अब हमको पता चला ना अभी कि भाई 750 करोड़ रुपए टाटा ने दिए हैं भारतीय जनता पार्टी को, तो हमको पता चला ना, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए ना, होनी चाहिए। हमको पता चला ना कि भाई बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी किस पार्टी को चंदा दे रही है, उससे इन्फॉर्मेशन तो आ रही है लोगों के पास कि भैया मैं इस पार्टी को करूं या ना करूं डोनेट, है ना। क्या मेरे मेरे इमोशंस के साथ ये खेला तो नहीं कर रहे। लेवल प्लेइंग फील्ड, सारी पार्टीज जो हैं उनके बीच में क्या आता है? एक लेवल प्लेइंग फील्ड आता है कि सभी के पास मतलब अमाउंट उस तरीके का रहे, वो तो डिपेंड करता है, बस ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए फंडिंग में। टाइप्स ऑफ ट्रस्ट, इलेक्ट्रल ट्रस्ट हम जो बात कर रहे हैं प्रिफर्ड रूट है, रजिस्ट्रेशन अंडर 13A ऑफ द आईटी एक्ट। बैंक चैनल्स ओनली, सारा मस्ट बी वाया बैंकिंग चैनल, कैश नहीं लेता सर वो। नो प्रॉफिट रिटेंशन, है ना, 95% डिस्ट्रीब्यूट करना है, 5% सिर्फ किसके लिए? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के लिए। टैक्स एग्जेम्पशन, जो डोनेट करेगा उसको टैक्स में क्या मिल जाएगा? एग्जेम्पशन मिलेगा, ट्रस्ट पे टैक्स नहीं लगता सर, ठीक है। इलेक्ट्रल ट्रस्ट फिजिकली अट्रैक्टिव फॉर डोनर्स, ऐसे डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करोगे तो दैट वुड बी प्रॉब्लमेटिक, ठीक है। बट अगर आप इसके थ्रू करोगे तो आपको वही क्या हो जाएगा सर? टैक्स में एग्जेम्पशन मिल जाएगा, मिलेगा। और क्या है? अदर चैरिटेबल ट्रस्ट,
आप चैरिटेबल ट्रस्ट के थ्रू भी पॉलिटिकल पार्टी को फंड कर सकते हैं। बस मारे, अगर मान लो कोई इलेक्टोरल ट्रस्ट नहीं है और चैरिटेबल ट्रस्ट है, वो भी फंड कर सकता है, बट उसके ऊपर कैप और लिमिट्स हैं थोड़ी कि भैया, क्योंकि आपका काम चैरिटी करना है, पॉलिटिक्स करना नहीं है। दे कैन डोनेट, बट ध्यान रखना डोनेट कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि चैरिटेबल ट्रस्ट पार्टीज को डोनेट नहीं कर सकता, लीगली वो कर सकते हैं, कैन डोनेट, बट नॉट देयर प्राइमरी फंक्शन। इलेक्टोरल जो ट्रस्ट है उसका तो प्राइमरी फंक्शन ही है डोनेट करना, किसको? पॉलिटिकल पार्टी को। चैरिटेबल ट्रस्ट का मेन काम चैरिटी करना है सर। स्क्रूटनी बहुत टाइटर होती है, किसी पार्टी को दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, कितना, उधर नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स कंप्लायंस। अब क्या जनरल चैरिटेबल ट्रस्ट में क्या होता है ना कि पैसा आ जाता है किसी पर्पस के लिए, जैसे बच्चों के लिए काम करना, तो ये पैसा बच्चों पे खर्च करना है, सिंपल है। अब वो बच्चों पे खर्च ना करके अगर कहीं और पे पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर रहा है, तो डेफिनेटली स्क्रूटी तो होनी चाहिए ना, भैया उधर क्यों डाल रहे हो। बोला नहीं नहीं, ये पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बच्चों के लिए कोई नया कानून लेके आ रही, तो इनको थोड़ा 5% देना बनता है, समझ आता है, समझे। बट ये बच्चों के लिए सब कुछ कर रहे हैं, 90% इनको दे दो, गलत बात है, समझे। इतना भी नहीं, थोड़ा 5% 7% समझ आ रहा है, तो वो स्क्रूटनी क्या होती है उनकी, टाइट होती है। ठीक है, चलो, ये ट्रस्ट रूट के एडवांटेज है और ये लिमिटेशन हम लोग पढ़ लिए सारा ना, समझ आ गया ना, दैट्स इट। ट्रस्ट रूट वर्सेस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का कंपैरिजन है, ये भी कंपैरिजन देख लो जल्दी से। इलेक्ट्रल बॉन्ड में डोनर की एनोनिमिटी थी, यस, नहीं पता चलता था कौन डोनेट कर, इसके अंदर नहीं है सर, डिस्क्लोज होता है। ट्रांसपेरेंसी इसमें क्या थी, लो थी, नहीं पता चलता था, इसमें हाई है सर। बैंकिंग ट्रेल पार्शियल था। बैंकिंग ट्रेल का क्या मतलब है, क्या बैंक के अंदर सारी की सारी डिटेल आती थी, इसके अंदर पार्शियल था, क्योंकि बॉन्ड्स परचेज वाया बैंक्स बट डोनर पार्टी लिंक्ड हिडन, नहीं पता चलता डोनर किसको दे रहा है पैसा। ठीक है? इसमें कंप्लीट है, पूरा पता चलता है कौन कहां से पैसा कहां जा रहा है। वोटर इन्फॉर्मेशन उसमें डिनाइड था सर, नहीं पता चलता था, इसमें पता चल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी स्ट्रक डाउन कर दिया, ये वैलिड है सर। टैक्स बेनिफिट 100% डिडक्शन अवेलेबल, 100%, दोनों में डिडक्शन था। ठीक है। अकाउंटेबिलिटी लो, अकाउंटेबिलिटी हाई, लेवल प्लेइंग फील्ड नो, लेवल प्लेइंग फील्ड हाई। ठीक है, चलो, बाकी समझ में आ चुका है आपको। फ्यूचर आउटलुक ये मेंस के लिए आ गया समझ में। अगला आर्टिकल क्या है सर, अभी इलेक्शन से बाहर निकले ही थे कि धर्म आ गया। देख रहे हो कितनी धार्मिकता है। देखो यहाँ पे हिंदू है, यहाँ पे बुद्ध है, सिख है, इस्लाम कुछ है नहीं है, क्या बात कर रहे हो, सेक्युलर नहीं है, ऐसे मत बोलो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी समझता है ना, इसको सिर्फ फोटो डालने के लिए बोला था। फोटो और डिजाइन में भी गड़बड़ कर देते हैं, कंटेंट तो हम ही डाल रहे हैं। ठीक है, चलो चलो इधर आओ, उतना अंदर नहीं जाना है। असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस डॉक्ट्राइन, ईपीआर डॉक्ट्राइन, सॉरी ईआरपी, पता है किसी को क्या होता है? हाथ खड़ा करो, क्लासरूम में हमने पढ़ा था इंडियन पॉलिटी में। बताओ पांडे जी, यू, घोष बाबू, बताओ। आवाज आपकी थोड़ी सी तकनीकी समस्याओं से आ नहीं पा रही, कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। हाँ, डॉक्ट्राइन ऑफ असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस क्या होता है, ये सिंपल है सर। देखिए, इंडिया जो है सेक्युलर कंट्री है सर, सेक्युलर है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25, 26, 27, 28 चारों आर्टिकल फ्रीडम ऑफ रिलीजन के आर्टिकल है। आपको फ्रीडम है अपने रिलीजन को एक्सप्रेस करने की, आपको फ्रीडम है प्रोपोगेट करने की, प्रैक्टिस करने की, सारी फ्रीडम है सर, है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म पे काफी बात होती है,
इंडिया की प्रीएम्बल में सेक्युलर टर्म मेंशन नहीं था, हमको पता है। 42nd अमेंडमेंट में सेक्युलर वर्ड डाला गया, सोशलिस्ट भी तभी डाला गया, पर सेक्युलरिज्म तो इंट्रिंसिक पार्ट था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि एफआर तो थे ही। मतलब सेक्युलरिज्म 1976 में भारत बना ऐसा नहीं है, भारत तो जब संविधान बना तब से सेक्युलर है। बस ये टर्म सेक्युलर जो है वो प्रीएम्बल में नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन में तो था ही। 25, 26, 27, 28 जो है फंडामेंटल राइट्स है सर, राइट टू रिलीजन है सर आपका, है। तो भारत हमेशा से जब से बना है ना संविधान, तब से सेक्युलर है। ये काफी कंफ्यूजन काफी लोगों को हो जाता है कि भाई पहले सेक्युलर नहीं था, नहीं, प्रीएम्बल में बाद में है वो वर्ड, ठीक। अब आती है कि इंडिया का सेक्युलरिज्म कैसा है। सेक्युलरिज्म दो तरीके का यूजुअली होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव सेक्युलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता है। इसका मतलब है कि जो स्टेट है, जो आपका राज्य है, जो आपका देश है सर, उसका कोई स्टेट रिलीजन नहीं है, मतलब स्टेट ने अपना कोई रिलीजन एक्सेप्ट नहीं कर रखा। भारत में स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है सर, देश का कोई रिलीजन नहीं है सर। इसका मतलब हमने किसी रिलीजन को हमारा ऑफिशियल रिलीजन एक्सेप्ट किया हुआ नहीं है सर। जैसे पाकिस्तान का केस ये वाला नहीं है, पाकिस्तान के नाम में लिखा है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इसका मतलब पाकिस्तान का ऑफिशियल रिलीजन क्या है, इस्लाम है सर। पाकिस्तान सेक्युलर कंट्री नहीं है सर, पास में वो रिलीजियस कंट्री है। इंडिया जो है क्या है सर, ऑन द अदर हैंड सेक्युलर है, इसका मतलब स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है। तो ये तो बेसिक कंडीशन है सेक्युलर होने की, कि स्टेट का कोई रिलीजन होना नहीं चाहिए, दिस इज द बेसिक कंडीशन। अब आती है दो चीजें, पॉजिटिव सेक्युलर और नेगेटिव सेक्युलर। तो सेक्युलरिज्म मतलब स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है। अब पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होता है, पहला आता है नेगेटिव सेक्युलरिज्म। नेगेटिव सेक्युलरिज्म का मतलब है स्टेट जो है वो कभी भी किसी रिलीजियस एक्टिविटी में न पार्टिसिपेट करेगा और न ही रिलीजन को लेकर किसी तरीके की कोई पॉलिसी बनाएगा, न ही रिलीजन में कभी इंटरवीन करेगा। बट इंपॉर्टेंट ये कि पब्लिक डोमेन में कई सारे रिलीजियस राइट भी अवेलेबल नहीं होते। जैसे फ्रांस की बात हो रही है, किसकी, फ्रांस की। फ्रांस नेगेटिवली सेक्युलर कंट्री है, इसका मतलब फ्रांस की जो सरकार है उसका कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह कि फ्रांस की जो गवर्नमेंट है या फ्रांस का जो स्टेट है वो लोगों के रिलीजियस डोमेन में कभी इंटरवीन नहीं करता। बशर्ते ये भी इंपॉर्टेंट है कि लोगों को अपने रिलीजन को फ्रीली एक्सप्रेस करने की भी जो आजादी है वो कर्टेल होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि लोग कभी भी कुछ भी कर देते, भारत में कर देते हैं, फ्रांस में नहीं कर सकते आप। उसके लिए आपको प्रॉपरली क्या करना पड़ेगा, जो क्राइटेरिया बना रखे हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, सिंपल बात है। तो नेगेटिव सेक्युलर का मतलब है स्टेट कभी भी इंटरवीन नहीं करता सर रिलीजियस एक्टिविटी में। स्टेट कभी अपने तरफ से किसी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा, किसी रिलीजन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं करेगा। दैट इज नेगेटिव सेक्युलर। पॉजिटिव सेक्युलर का मतलब है स्टेट जो है उसका कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, पहला। सेकंड, स्टेट अपनी तरफ से सारे रिलीजन्स को इक्वली प्रमोट करेगा और प्रोटेक्ट करेगा, मतलब रिलीजन को इंपॉर्टेंस दी गई है। नेगेटिव सेक्युलरिज्म में रिलीजन को इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है, पॉजिटिव के अंदर रिलीजन को इंपॉर्टेंस दी गई है कि रिलीजन को प्रोटेक्ट करना, माइनॉरिटी हो मेजॉरिटी हो, किसकी जिम्मेदारी है सर, स्टेट की, और इक्वली करना है। स्टेट को कभी भी किसी रिलीजन में डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है कि ये बड़ा है ये छोटा है, या इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी किसी को कम दे दी, इक्वली इंपॉर्टेंस देनी सभी को। दैट इज योर पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, जो कि है भारत। भारत पॉजिटिवली सेक्युलर है। भारत का जो स्टेट है वो कहीं ना कहीं अपना ऑफिशियल रिलीजन नहीं रखता, और भारत की जो स्टेट है वो सारे रिलीजन्स को इक्वली क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, प्रमोट करती है। ये भारत का सेक्युलरिज्म। डन। अब ये होता है कि धर्म। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जो रिलीजन होता है और जो स्टेट होता है, दो अलग अलग चीजें। रिलीजन इज सबऑर्डिनेट टू स्टेट एंड स्टेट इज नॉट सबऑर्डिनेट टू रिलीजन। इस बात को समझें, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो रिलीजन है, जो धर्म है, वो स्टेट के सबऑर्डिनेट है। मतलब जो धर्म है वो राज्य के अधीन है, राज्य धर्म के अधीन नहीं है। इसका मतलब क्या है, राज्य किससे चल रहा है, संविधान से, ठीक है। और धर्म किससे चल रहा है, शास्त्र से चल रहा है। धर्म तो रिलीजन के अपने स्क्रिप्चर्स होते हैं। तो अगर कभी रिलीजन के स्क्रिप्चर्स जो है, धर्म के शास्त्र जो है, वो अगर कभी संविधान के किसी डॉक्ट्राइन से या संविधान के प्रिंसिपल के साथ टकराते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में कौन प्रिवेल करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करेगा। समझ में आ रहा है। तो दिस इज कॉल्ड रिलीजन इज सबऑर्डिनेट टू स्टेट एंड स्टेट इज नॉट सबऑर्डिनेट टू रिलीजन। तो धर्म में और संविधान में अगर कभी टकराव की स्थिति आती है तो कौन प्रिवेल करेगा, संविधान करेगा, धर्म नहीं करेगा सर। पर यहां पे एक समस्या है, और समस्या यह है कि संविधान खुद कहता है कि आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। आर्टिकल 25, 26, 27, 28 फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो हर धर्म को अपनी प्रैक्टिसेस करने का पूरा क्या है, अधिकार है।
तो जब संविधान इसको ये अधिकार सारे धर्मों को दे रहा है और ऑन द अदर हैंड ये भी बात कर रहा है कि रिलीजन इज सबऑर्डिनेट टू स्टेट एंड स्टेट इज नॉट सबऑर्डिनेट टू रिलीजन, तो एक तरफ तो फंडामेंटल राइट दे दिया और एक तरफ ये भी बोला कि अधीन भी है, तो ये टकराव की स्थिति आएगी सर। तो ये स्थिति टकराव की आने लगी सर बाद में, ठीक है। तो अगर कभी किसी धर्म की कोई प्रैक्टिस संविधान के अंदर लिखे हुए किसी डॉक्ट्राइन के साथ टकराव में आएगी तो क्या करेंगे सर? एग्जाम्पल, संविधान में लिखा हुआ है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी मतलब किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं होता। सेक्स के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, मेल फीमेल में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, मेन विमेन में नहीं होना चाहिए। एक मंदिर है सर, ठीक है, उस मंदिर में लिखा हुआ है औरतों का प्रवेश वर्जित है, लिखा हुआ है women are not allowed to enter सबरीमाला टेम्पल, दैट्स इन द केरला। ओके, सबरीमाला टेम्पल में है कि महिलाएं जो हैं वो एक सर्टन एज की महिलाएं, जो रीजनरेशन का टाइम पीरियड होता है, जैसे जो गर्ल्स होती है उनके अंदर जो प्यूबर्टी हिट करता है और उससे जो मेनोपॉज का टाइम होता है, मतलब जो उनके रीजनरेशन का टाइम होता है, उस रीजनरेशन के टाइम में महिलाएं जो हैं, उस एज की महिलाएं उस टेम्पल में एंटर नहीं कर सकती। ये एक जनरल कन्वेंशन बना हुआ है, सबरीमाला टेम्पल का बना हुआ है। ये कन्वेंशन महिलाओं को टेम्पल में नहीं जाने दे रहा। ये धार्मिक आस्था है, ये धर्म की बात है, स्क्रिप्चर्स की बात है। एक सिद्धांत है राइट टू इक्वालिटी, महिला पुरुष समान है, तो पुरुष जब उस टेम्पल में जा रहे हैं तो महिलाएं क्यों नहीं जा सकती? सिद्धांत टकरा रहा है। ये जो राइट टू इक्वालिटी का सिद्धांत है, महिला पुरुष की बराबरी वाला, ये वास्तविकता में दिया गया है पेट्रियार्की को चैलेंज करने के लिए, पुरुष प्रधान समाज को चैलेंज करने के लिए। इक्वालिटी की क्यों जरूरत है? क्योंकि महिलाएं क्या है सर, सबऑर्डिनेट रही है, और क्यों रही है? पेट्रियार्की की वजह से। पेट्रियार्की को चैलेंज करने के लिए राइट टू इक्वालिटी दिया हुआ है, दिया हुआ है, बात समझ आ रही? ऑन द अदर हैंड रिलीजियसली एक बिलीफ सिस्टम है कि इस टेम्पल का के जो डेटी है वो सेलिब्रेट है, ठीक है, इसीलिए कोई रीजनरेशन पीरियड वाली जो महिला है वो इस टेम्पल में प्रवेश नहीं कर सकती। दो अलग अलग बातें, समझ में आ रहा है? तो एक बिलीफ सिस्टम सबरीमाला टेम्पल का ये है कि विमेन एंटर नहीं करेगी बिकॉज डेटी इटसेल्फ इज सेलिब्रेट। ऑन द अदर हैंड इक्वालिटी वाला पार्ट है वो है पेट्रियार्की से लड़ने के लिए। अब यहां पे अगर आप मंदिर के खिलाफ कहो कि मंदिर में महिलाएं एंटर क्यों नहीं होने दी जा रही, ये पेट्रियार्कल सिस्टम है, समझ में आ रही? अगर उसका बिलीफ सिस्टम जो है वो अगर पेट्रियार्की के आधार पे नहीं है, बात समझ आ रही? इसके रूट को समझो। अगर टेम्पल ने महिलाओं को इसलिए नहीं अलाउ किया कि महिलाएं जो है वो इंफीरियर है, बात समझ आ रही, तो पेट्रियार्की के आधार पे उन्होंने अलाउ नहीं किया। पर अगर किसी और आधार पे जो कि डेटी से एसोसिएटेड है या उनके बिलीफ सिस्टम से एसोसिएटेड है, उस आधार पे अगर अलाउ नहीं किया है तो वो फिर पेट्रियार्की वाले को चैलेंज नहीं कर रहा है, वो अलग अलग डायरेक्शन हो गई। समझ में आए पॉइंट? तो यहाँ पे दो बातें होगी। तो सबरीमाला का जो केस है टेम्पल का, कई महिलाएं जो है उन्होंने कहा कि ये पेट्रियार्कल सिस्टम है, महिलाओं को जानबूझ के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, उन्होंने केस किया सर, ये केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, समझ गए? अब देखो यहाँ क्या चीजें टकरा रही है। यहाँ टकरा रहा है पहला फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हर धर्म को अधिकार है कि वो अपने रिलीजियस प्रैक्टिस अपने स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग कर सकता है। तो अगर स्क्रिप्चर या ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग उसमें महिलाएं एंटर नहीं करती, तो इसको प्रोटेक्ट करना उस धर्म के या उस कल्चर के जो लोग हैं, जो भी प्रोपोनेंट्स हैं, या वो टेम्पल इटसेल्फ है, उसके पास राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट है वो भी, कि वो प्रोटेक्ट करे इस प्रैक्टिस को, है। इससे टकरा क्या रहा है? आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी टकरा रहा है, 15 भी टकरा रहा है, टकरा रहा है कि भाई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, टकरा रहा है। तो आर्टिकल 25-26 जो है वो आर्टिकल 14-15 से टकरा रहा है। दो फंडामेंटल राइट से क्या हो रहा है? टकरा रहे। तो धर्म का फंडामेंटल राइट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल सिविल राइट से क्या हो रहा है? टकरा रहा है, टकरा रहा है। ये समस्या है यहाँ पे। और जब ऐसी इस तरीके की कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट आते हैं तो कौन पिक्चर में आता है? सुप्रीम कोर्ट आता है, इंटरप्रिटेशन। और ये आज से नहीं हो रहा है, ये हो रहा है जब से संविधान बना है तब से हो रहा है, समझ गए सर? इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और यही इसी तरीके का एक केस हुआ था केरला में, शिरूर मठ का केस हुआ था 1954 में, उसका जो है डिसीजन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, और उसी के अंदर ये डॉक्ट्राइन निकल के आया, असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। समझ गए सर? अब यहाँ क्या है असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, इसको समझो। कौन सी प्रैक्टिस? मैं एक एग्जांपल और देता हूं। सबरीमाला एग्जांपल समझ में आया ना? एक और एग्जांपल, ट्रिपल तलाक वाला सुना? ट्रिपल तलाक, हाँ। ट्रिपल तलाक का केस क्या है कि जो इस्लामिक बिलीफ सिस्टम है उसके अंदर होता है कि आप जो तलाक बिदत होता है ना, तलाक बिदत जो होता है उसके अंदर ये होता है कि 3 बार तलाक प्रोनाउंशिएट करो तो आपका तलाक हो जाता है।
बट उसके रूल्स रेगुलेशन है सर कुछ है कि भाई वो जो रूल वो आप उसको कंटिन्यू नहीं अनाउंस बोलते हैं, उसके लिए आपके बीच का बिदत का पीरियड होना चाहिए, मतलब मेंस्ट्रुअल्स जो है विमेन के आने चाहिए, उसके बाद 1 महीने का और, तो 2 मेंस्ट्रुअल्स के ड्यूरेशन में आपको 3 महीने में 3 बार तलाक बोलना होता है, तब वो जाके प्रैक्टिस में आता है। ऐसा एक बिलीफ सिस्टम है, ठीक है, दैट्स अ जनरल बिलीफ सिस्टम। पॉइंट इज कि ये ट्रिपल तलाक जो है वो कन्वर्ट हो गया इंस्टेंट ट्रिपल तलाक में। इंस्टेंट मतलब तलाक 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 बोला और चले गए, ईमेल पे तलाक 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 लिखा और चले गए, व्हाट्सएप पे लिखा और चले गए। लिटरली ऐसी प्रैक्टिस हुई है इंडिया में, है ना। पता चला वो कहाँ चला गया सर, अबू धाबी चला गया काम करने, है ना। इधर शादी की, दहेज का पैसा लेके अबू धाबी चला गया काम करने, हाँ और क्या, उधर अबू धाबी चला गया, वहीं पे समझ रहे हो, वहां पे कोई मतलब समझ रहे हो, उसको मिल गई महिला कोई, उससे प्रेम हो गया, उधर विवाह कर लिया, उधर विवाह करके इधर ईमेल भेज रहा है, ठीक है, तलाक तलाक तलाक। ये बोलते हैं जी कहाँ लिख रहे हैं जी, है ना। अबू 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 तलाक दे दी अम्मी, अबू तो है ही नहीं, सॉरी, मतलब अभी तो शादी के बाद चला गया। पर ठीक है, पॉइंट ये है, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो है, इससे महिलाओं के साथ कहीं ना कहीं उनके राइट्स जो वायलेट हो रहे थे सर, है ना। महिलाओं को अधिकार देना और उनको समाज के अंदर रेस्पेक्ट प्रदान कराना भी तो संविधान की जिम्मेदारी है, पर रिलीजियस प्रैक्टिसेस को करना रिलीजन का मैटर है। केस अल्टीमेटली गया, शाहबानो वाला जो केस है पहुंचा कहां पे, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भैया, नहीं सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला ये तो अपन करेंगे नहीं, बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो साबरीमाला वाला केस समझ में आया, ये केस समझ में आया। इसमें भी टकरा क्या रहा था, रिलीजियस प्रैक्टिस वर्सेस फ्रीडम जो है विमेन की टकरा रही थी सर, राइट टू इक्वालिटी टकरा रहा था विमेन का, ये सब टकरा रहा था। अब चलते हैं पीछे, शिरूर मठ का जो केस हुआ था, उस केस में भी यही बात हुई थी, एक जो लैंड एक्विजिशन वाला मामला था, शिरूर मठ वाला केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर ये बात बताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कौन सी प्रैक्टिस किसी रिलीजन की असेंशियल प्रैक्टिस है, ये तो पता लगाना पड़ेगा ना। ट्रिपल तलाक इस्लाम के अंदर एक असेंशियल प्रैक्टिस है या नहीं है, पता लगाना पड़ेगा। सबरीमाला टेम्पल के अंदर महिलाएं एंटर क्यों नहीं हो सकती, इसका कंसेप्ट पेट्रियार्कल है या इसका कंसेप्ट कोई और बेस पर है, या ये असेंशियल प्रैक्टिस है या नहीं है, पता लगाना पड़ेगा, समझा ना। क्योंकि रिलीजन के अंदर तो इतने ज्यादा इंटरप्रिटेशन है कि कोई भी कुछ भी बात बोल देगा, है ना, पास में आ रही, और वो फिर कहेगा कि ये तो राइट टू रिलीजन के अंदर प्रोटेक्ट होनी चाहिए। हो सकता है वो बात उस रिलीजन की कोई असेंशियल प्रैक्टिस ना भी हो, संभव है, पॉसिबल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने शिरूर मठ केस जो हुआ था 1954 में, उसमें यह बोला कि कौन सी प्रैक्टिस किसी रिलीजन की असेंशियल प्रैक्टिस है या नहीं है, उसी में यह डॉक्ट्राइन यूज होगा, असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस डॉक्ट्राइन, ठीक है। और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप पे ही ली कि अल्टीमेटली अगर किसी केस में यह डिस्प्यूट आता है कि कोई प्रैक्टिस किसी रिलीजन की असेंशियल प्रैक्टिस है या नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट जो होगा वही इंटरप्रेट करेगा कि भैया वो असेंशियल प्रैक्टिस है या नहीं, दैट इज असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस डॉक्ट्राइन। समझ में आया। तो ये जितने केस हुए हैं इनके अंदर असेंशियल प्रैक्टिस को डिटरमाइन किया किसने सर, सुप्रीम कोर्ट। और ऐसे हवा में नहीं, सारे के सारे स्क्रिप्चर्स एसोसिएटेड जो है उस रिलीजन के रीड करके और उनको डिटेल में समझ के, आई समझ में। और अगर वो रिलीजियन की असेंशियल प्रैक्टिस है तो उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, और अगर वो ऐसे टाइम के साथ उड़ते उड़ते मिस इंटरप्रेट हो चुकी है तो फिर उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी, ठीक है। जो सबरीमाला केस था, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि वुमेन एंटर कर सकती है। सबरीमाला केस में क्या आया डिसीजन कि विमेन कैन एंटर द टेम्पल, और उन्होंने जो देवस्थानम कमिटी है उसको बोला कि विमेन को एंटर करने दिया जाए, फोर्सफुली किसी को रोका नहीं जाए। समझ लो, पहली चीज। दूसरी चीज ये है, जो ट्रिपल तलाक वाला केस है उसमें भी ये बोला कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का कहीं डिस्क्रिप्शन इस्लाम के अंदर नहीं है सर, है ना। इस प्रैक्टिस से विमेन की डिग्निटी क्वेश्चन मार्क में आ रही है, इसको भी क्या करो, रोक दो सर। तो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो है उसको क्या कर दिया सर, ट्रिपल तलाक बैन नहीं है, ध्यान रखना, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बैन है, दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। चले, समझ आया, चलो आगे। ERP doctrine stands at the intersection of religious freedom, judicial interpretation and constitutional morality। आई कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है ना, रिलीजन हो सकता, आपकी रिलीजियस मोरालिटी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के साथ वास्तविकता में टकरा रही है और कुछ नहीं हुआ, ओके। दिस इज कन्फ्रंटेशन बिटवीन व्हाट, constitutional morality and the religious morality, ठीक है। and if your practice, whatever practice you are trying to protect is essential to your religion, then this doctrine will be implemented and Supreme Court will protect that particular practice।
otherwise the constitution will prevail. Actually constitution is prevailing. Even if Supreme Court is trying to protect this religious practice, the way forward or the ultimately conclusion is that constitution is prevailing, because you have the fundamental right of religion. Okay, so when can the state regulate religious practice and when must it defer to religious autonomy? ये भी इंपॉर्टेंट है. स्टेट किस एक्सटेंट तक रिलीजन को रेगुलेट कर सकता है, इसका भी एक्सटेंट कौन बताएगा सर? यही डॉक्टर बताएगा, है ना. भाई स्टेट अगर इंटरफेयर कर रहा है रिलीजन में और वो असेंशियल प्रैक्टिस को चेंज कर रहा है तो एफआर वायलेट हो जाएगा ना. तो ये प्रैक्टिस आपको बताती है, ये डॉक्ट्राइन आपको बताता है कि किस एक्सटेंट तक स्टेट को कानून बनाना चाहिए. ट्रिपल तलाक पे सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन दिया, फिर कानून बना कानून ना. तो इस तरीके का कानून या स्टेट इंटरवेंशन किस हद तक लेजिटिमेट है या फिर क्या है सर, लीगल है, उसका एक्सटेंट भी ये डॉक्ट्राइन बताता है. व्हाट इज असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस डॉक्ट्राइन? इट इज अ जुडिशियल प्रिंसिपल. ये संविधान में नहीं लिखा हुआ, ध्यान रखना, ये जुडिशरी के इंटरप्रिटेशन में आया है. इट इज अ जुडिशियल प्रिंसिपल डेवलप्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कोर, इंटीग्रल, असेंशियल प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड. क्योंकि अगर कोर रहेगी तो कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू रिलीजन दे रहा है ना, इसका मतलब दोस प्रैक्टिसेस विल बी कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड. गेटिंग इट? एंड अदर इज पेरिफेरल, मतलब आसपास की, ऑप्शनल, करो तो करो, नहीं करो तो नहीं करो. और सेक्युलर प्रैक्टिसेस जो धर्म से जुड़ी हुई नहीं है, सब्जेक्ट टू द स्टेट रेगुलेशन. समझे? तो जो पेरिफेरल रिलीजियस प्रैक्टिसेस होगी जिनका रिलीजन के असेंशियल से कोई लेना नहीं है, या फिर जो क्या होगी सर, ऑप्शनल है, करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, या फिर क्या है जो सेक्युलर प्रैक्टिस है जिसका धर्म से लेना नहीं है, सब्जेक्ट टू द स्टेट रेगुलेशन. समझ गए सर कि उन सारी चीजों में स्टेट रेगुलेट कर सकता है, बाकी चीजें क्या रहेगी सर, कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड. आई होप मैं मार दूंगा, बता रहा हूं. बढ़िया, आगे समझ. वेरी नाइस. आर्टिकल 25-26 क्या कर रहा है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है. व्हाई दिस डॉक्ट्राइन एग्जिस्ट? ईआरपी डॉक्ट्राइन इज द कोर्ट्स टूल टू मीडिएट दिस टेंशन. विच टेंशन? वही अभी जो बताया टेंशन. शिरूर मठ का जो केस है सर 1954 का, हेल्ड दैट ओनली असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस आर कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड, ग्रांटिंग रिलीजियस डिनोमिनेशन ऑटोनॉमी इन रिलीजियस मैटर्स व्हाइल अलाउइंग द स्टेट टू रेगुलेट द सेक्युलर एडमिनिस्ट्रेशन. रिलीजियस मैटर्स जो है वो आपका रिलीजियस जो भी बॉडीज है वही मेंटेन करेगी. दिस इज योर शिरूर मठ केस. अगर आपको केस पढ़ना है तो आप जाके पढ़ सकते हो. ये केस लैंड एक्विजिशन का केस है, केरला का, पढ़ सकते हो. व्हाट काउंट एज रिलीजन फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, ये भी रीड करना है ना. हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने मल्टीपल जजमेंट्स दिए हैं इस पे, जिसपे उन्होंने बात करी है. जैसे सबरीमाला जो है 2018 का, एंट्री ऑफ वुमेन एक्सक्लूजन नॉट एसेंशियल टू द हिंदुइज्म. उड़ गया. सायरा बानो केस, शाह बानो नहीं था, सायरा बानो था. शाह बानो तो वो वाला केस है, मेंटेनेंस वाला है ना, 1984-85 वाला. ट्रिपल तलाक नॉट एसेंशियल, वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. ठीक है, चले, हो गया. ये लास्ट आर्टिकल है. थक गए क्या? लग तो रहा है शक्ल देख के. नहीं, इस आर्टिकल में कुछ पढ़ना नहीं, मतलब समझने वाली चीजें कम है, इसमें फैक्ट्स ज्यादा है. ये हो जाएगा 5 मिनट में, डोंट वरी. कितने खुश हो गए 5 मिनट सुन के, खाना खाने भी लगे घर जाके. ये फैक्चुअल है, ये क्लासरूम का एक्चुअली आर्टिकल है. इसके अंदर जो पढ़ना है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स 2025, IYC 2025. तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स हुआ है सर 2025. तो 2026 के प्री में पॉसिबल है क्वेश्चन आने का कोऑपरेटिव से एसोसिएटेड. तो कोऑपरेटिव्स की हिस्ट्री, वर्ल्ड में कहां से कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट हुआ, इंडिया में कोऑपरेटिव्स कितने टाइप के हैं, कैसे रेगुलेट होते हैं, वही सब इसके अंदर है. तो फैक्ट्स ज्यादा है, एनालिटिक्स कम है थोड़ा. कोऑपरेटिव्स आप जानते हैं सर, है ना, इट्स अ कलेक्शन ऑफ द पीपल हु विलिंगली कम टुगेदर, ओके, फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस. तो इंडिया फॉर्मली, हाँ इंपॉर्टेंट ये कि इसका जो रिसेंट सेशन है वो इंडिया में ही हुआ था सर. ठीक है, पढ़ो इसको. इंडिया फॉर्मली इनॉग्रेटेड द IYC 2025 through a high level event led by Prime Minister and Union Ministry of Cooperation, signaling India's intent to position the cooperative movement as a pillar of development.
कोऑपरेटिव मूवमेंट बहुत जरूरी है सर, स्पेशली डेमोक्रेटिक कंट्रीज लाइक इंडिया, ठीक है, क्योंकि कोऑपरेटिव मूवमेंट से होता क्या एग्जैक्टली, लोगों का आप बेटर लेवलीहुड इंश्योर होता है ना, सब कुछ गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं रहे, तो कोऑपरेटिव जिस कंट्री में अच्छा फंक्शन करते हैं तो लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कहीं ना कहीं मेंटेन रहता है सर। Cooperative movement, the global rise of cooperative is partially due to the work of International Cooperative Alliance, founded in 1895 by the E.V. Neal। ये याद रखना है आपको, क्योंकि कुछ फैक्ट्स कभी कभी प्रीलिम्स में आ जाते हैं सर, है ना, ये आपको याद करना है। In November 2024, India hosted the ICS Global Cooperative Conference for the first time। भारत ने होस्ट किया था सर नवंबर में। The theme was cooperative build prosperity for all, aligning with India's सहकार से समृद्धि विजन। कोऑपरेटिव बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। कोऑपरेटिव क्या करते हैं ये तो क्लास में पढ़ा होगा आपने, ठीक है, सिंपल पॉइंट्स हैं, ज्यादा कुछ समझने वाला नहीं है। व्हाट आर कोऑपरेटिव्स? वॉलंटरीली ऑटोनोमस एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन है, कम टुगेदर टू मीट देयर कॉमन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल नीड्स। ये भी सिंपल है। कोर प्रिंसिपल वॉलंटरी एंड ओपन मेंबरशिप, सभी लोग आ सकते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्रोल है सर, सबको एक एक वोट मिलता है, वैसे कंट्रोल होता है उसका। म्यूचुअल हेल्प एंड द सेल्फ रिलायंस, लिमिटेड रिटर्न ऑन कैपिटल, ब्ला ब्ला, सर्विस मोटिव और प्रॉफिट। प्रॉफिट नहीं करना है, सर्विस मोटिव है सर। पहले क्या करनी है, जो कोऑपरेटिव के मेंबर हैं उनकी सर्विस करनी है, उनका काम होना चाहिए सर, रादर देन की पैसा बनाना। पैसा बनानी तो कंपनी बना लो फिर, है ना। इकोनॉमिक एक्टिविटी, सोशल पर्पस, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, ये इसका बेस हो गया सर। कुछ खा लिया है क्या है? कैसे कर रहे हो, सब ठीक है, अपने आप हुआ है। तुम पॉलिटिक्स ज्वाइन करो। मोस्टली नेता लोगों से पूछते हैं कि ये कैसे हो गया, तो अपने आप हुआ है, हमारा कोई योगदान नहीं है इसमें। पार्टियों की बात मत करो। टाइप ऑफ कोऑपरेटिव इन इंडिया, क्रेडिट कोऑपरेटिव्स, एग्रीकल्चर फार्मिंग कोऑपरेटिव्स, डेयरी कोऑपरेटिव्स, ठीक है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स। ये रीड करना है ना इसको, ये क्लासरूम में हम लोग पढ़े हुए हैं, इसमें करंट अफेयर्स वाला पार्ट नहीं है कुछ, क्योंकि कोऑपरेटिव था न्यूज में, इसीलिए कोऑपरेटिव का आर्टिकल है, तो डिटेल इसमें सारी डाली हुई है, तो आप पढ़ना जरूर। और 1907 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 2011 में, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था, उसके पहले कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं था उनको। की प्रोविजन 1901 में कोऑपरेटिव फॉर्म करना फंडामेंटल राइट है, ध्यान रखना, है ना। आर्टिकल 43 बी डीपीएसपी, 9 बी जो डाला गया सर अमेंडमेंट के बाद, ठीक है। लीगल फ्रेमवर्क इन इंडिया, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव, पढ़े हुए सर क्लासरूम में। सिग्निफिकेंस ऑफ कोऑपरेटिव्स इन इंडिया, ये अपलोड हो जाएगा तो इसमें से डिटेल आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक। सेटअप, लेट मी डिसाइड, ओके, यू नो कमांड एंड ओबीडियंस। कमांड शुड बी लेजिटिमेट, वेरी नाइस, ज्यादा डेमोक्रेटिक नहीं हो गया मामला है। ये देखो, ये जो पॉइंट्स लिखे हुए ना, यूपीएससी रेडी लाइंस, ये इन सब का ध्यान रखना। करंट स्टेटस, इंडिया होल्ड्स 27% of world cooperatives, 20% of Indians are part of cooperatives, global average is 12%, तो इंडिया में cooperatives का काफी बेस है। अच्छा, टॉप 3 कोऑपरेटिव सेक्टर्स, हाउसिंग, डेयरी एंड प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। लीडिंग स्टेट्स, महाराष्ट्र में है सर काफी ज्यादा, गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान कहाँ गया, कॉन्स्टिट्यूशन टेस्ट भी पता है हमको। चलो अब आओ लाइन पे, क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन, और जिसको आ जाए वो अपना आंसर अपने पास रखेंगे, चीखेंगे चिल्लाएंगे नहीं। ऑनलाइन वाले जो हमारे मित्र हैं वो कमेंट में आंसर लिख सकते हैं, बाकी यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अलबेला सजन आयो रे,
मोरा मन सुख पायो रे अलबेला सजन आयो रे। हो गया संजोग पूरा। यस। अरे इतना इतना आगे कहाँ चले गए, इसको तो बताओ पहले। हो मैं बोला आंसर नहीं बताना है तो गजब। कोई सेंस है इस बात की? तुमको बहुत लगती है हर बार नॉनसेंस बात का सेंस। क्या गुंडा बनेगा चे। हाँ पहले का क्या आंसर है? ए किस किस को लग रहा है? बी किस किस को लग रहा है? डी किस किस को लग रहा है? सी किस किस को लग रहा है? हाथ सीधा खड़ा करो। ठीक है नीचे कर लो। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल था। ठीक है अभी अभी अपन ने पढ़ा ही जस्ट और आ ही गया है ना। Which of the following best describe the primary objective of the ERP doctrine in India? To grant absolute autonomy to all religious practices without any state intervention. ये तो नहीं है सर, है ना? To allow the state unfettered power to regulate any religious activity for social welfare. ये भी गलत है, ये तो उसका ऑपोजिट है ऊपर वाले का। स्टेट को एब्सोल्यूटिज्म दे दो, गलत बात है तो। To distinguish between core religious practices that are constitutionally protected and peripheral ones that can be regulated by state. Yes, this is kind of true. To ensure that all practices claimed as religious receive equal protection under the constitution. ये सही क्यों नहीं है? ये भी तो सही हो सकता है। मैं तुमको एक बात बता रहा हूं, ठीक है, जब तुमसे क्वेश्चन पहली बार में हो जाए ना तो 90% टाइम वो गलत है ना। पहली बार में जब यूपीएससी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो रहा है ना तो जस्ट गो एंड चेक इट अगेन, है ना। 2 बार जब तक कंफर्मेशन नहीं हो जाए ना तब तक आगे मत बढ़ो, है ना। लोटे डूबते हैं, क्या हो जाते हैं? डूब जाते हैं। डी सही क्यों नहीं मुझे बता। देखो ए और बी सही नहीं है पता चल गया, तुमने डी को गलत कैसे किया? To ensure that all practices claimed as religious receives equal protection under the constitution. Just think, wait for a moment and think about it. हाँ मित्रों बताओ बी क्यों गलत है आपके हिसाब से? तुमसे बात करी मैं पूछ रहा हूं ना। नो नो हाथ खड़ा करना है ना आंसर देने से पहले। अब मैं डिसाइड करूंगा ना कि मुझे तुमसे आंसर चाहिए नहीं। हाँ 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 बताइए बताइए। हाँ 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 किस चीज को? To protect that all practices claimed as religious receive equal protection under the constitution. बात सुना रही? जितनी प्रैक्टिसेस जो कि रिलीजियस है वो क्या मिलना चाहिए उनको? इक्वल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। नहीं मिलना चाहिए, स्टेट का इंटरवेंशन नहीं आना चाहिए ना, कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। तो ये क्यों नहीं हो सकता एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस में? किसने बोला? पढ़ो उसको वापस। हाँ बोलो। बताओ। डिस्क्रिमिनेट करता है? कौन सा डिस्क्रिमिनेशन? ये तो पढ़ना भाई, पढ़ के बोलना, पढ़ के चश्मा लगा हुआ है फिर भी पीछे बैठते हो, आगे आओ। सोनी जी से सीखो, है ना। जगह नहीं छोड़ी उन्होंने, समझ रहे हो? हाँ हाँ देखिए
डी क्यों गलत है, इसको जस्टिफाई तो करो। तुम नासा जाओ, मैं तुम्हारी फ्लाइट करा देता हूं, ठीक है। नहीं 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 नहीं, तुम्हें वो शायद वेट भी कराएंगे 15 दिन, ठीक है। स्नेहा को तो 15 दिन वेट कराएंगे कि आप 15 दिन रुकिए, ठीक है, फिर आपको ग्रैंड, उसको तो तुरंत अंदर डालेंगे। इसको इसको क्रिएटिव क्रिएटिव टीम में डालो इसको। पूछ रहे हैं कि डी क्यों गलत है, बोल रहा है क्योंकि सी सही है। वाह, पिताजी से मिलवाओ एक बार, बहुत उत्कंठा है अंदर मिलने की कि भाई मतलब कैसे ये कहा, मतलब कुछ तो अद्भुत समझ रहे हो? प्रकृति का देखो, डी गलत है दिख रहा है, सी सही है। पॉइंट ये है कि डी को गलत तुम कर कैसे रहे हो, रीड करके गलत करो बस। टू इंश्योर दैट ऑल प्रैक्टिसेस क्लेम्ड एज रिलीजियस, बोल रहा है ना, क्लेम्ड बोल रहा है ना, तो रिलीजन तो क्लेम करते हैं कि उनकी सारी प्रैक्टिस रिलीजियस है। समझे, क्लेम्ड बोल रहा है ना, ये क्लेम्ड एज रिलीजियस। देखो मेरी बात सुनो, क्वेश्चन को जब आप पढ़ते हैं प्रैक्टिस के टाइम पे, तो उसको थोड़ा समय देके पढ़ो, ठीक है, समय दो उसको। आपको पता चल गया कि पहला ऑप्शन सही है, एग्जाम्पल के लिए आप 100% श्योर हो पढ़ते ही कि पहला ऑप्शन सही है, ठीक है, तो प्रैक्टिस करते समय बी सी डी को छोड़ो मत, समझ में आ रहा है। एग्जाम में छोड़ देना क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, एग्जाम में छोड़ देना कि टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि पहले पे श्योर हो तो 100% श्योर हो तो, पर प्रैक्टिस के टाइम पे तो पढ़ो उनको, समझ रहा है, थोड़ा सा समय देके पढ़ो। अब ये क्लेम्ड कर रहा है ना, इसका मतलब रिलीजन क्लेम कर रहा है इसलिए वो गलत हो रहा है ना, थोड़ा हाँ एब्सोल्यूट हो गया कि भैया पूरा का पूरा, समझ गए। सेकंड का आंसर किस किस को आ गया है, हाथ खड़ा करो। ए किसका आंसर है, ए घोष बाबू ने हाथ खड़ा किया था पर इधर आंसर मिल गया हमको, यस। ए किसका आंसर है, आप में से किसी का नहीं है, एक दो तीन लोगों का आंसर ए है, ऑनलाइन में भी है, वेरी नाइस। बी किस किस का आंसर है, किसी का नहीं। सी किस किस का आंसर है, दो तीन लोगों का। और डी किस किस का आंसर है, बाकी लोग क्या, न हरी में न भरी में, कुछ तो बोलो। क्वेश्चन पढ़ो। इन डिटरमाइनिंग वेदर अ प्रैक्टिस इज असेंशियल अंडर ईआरपी एक्ट डॉक्ट्राइन, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जनरली कंसिडर विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या क्या देखेगा वो। पहला रिलीजियस टेक्स्ट इन डॉक्ट्राइन देखेगा, वन देखेगा, नीचे जाओ, वन इसमें वन चारों में है वो तो सही है, दो भी सब में है वो दो भी सही है, समझ गया, तो वन और टू तो क्या है, सही है, फिर भी चेक करो, ढूंढू। हिस्टोरिकल एविडेंस ऑफ द प्रैक्टिस नो डाउट देखेगा। फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, मुझे शक है, ये चीज क्यों देखेगा वो। फाइनेंशियल वायबिलिटी से क्या मतलब है किसी रिलीजियस प्रैक्टिस की एसेंशियलिटी का, है ना। देखो मेरा काम है कंफ्यूज करना था, मेरी बातों में मत आना, खासतौर पे जब मैं क्वेश्चन करा रहा होता हूं। डी फोर्थ, पब्लिक ओपिनियन पोल ऑन रिलीजियस बिलीफ, जनता की बात सुन लेते हैं, है ना, डेमोक्रेसी रिलीजन में। वन और टू सही है आपके हिसाब से, तो वन एंड टू तो सही आ रहा है, तीसरा सही नहीं लग रहा है, तो तीसरा गलत लग रहा है, तो ये तीन इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा नहीं, वन टू एंड फोर पे डाउट आ रहा है, आ रहा है, क्या आंसर है आपका, वन एंड टू ओनली। पब्लिक पोल पे क्यों जाएगी वो, पता, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट निकालेगा कि भैया देखो जनता का परसेप्शन क्या है। इसको बाहर निकालो क्लास से, बाहर निकालो इस अधर्मी को। तुम ना यूपीएससी चले जाओ पेपर सेट करने। देखो पब्लिक ओपिनियन वाला जो मामला है ना वो नहीं चेक होता, ठीक है, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में जनता से तो नहीं पूछा जाएगा ना, यार बताओ तुम, नहीं पूछा जाएगा, है ना, तो इसका आंसर वन एंड टू ही होना चाहिए, ठीक है, फिलहाल तो यही लग रहा है, लेट्स चेक। तीसरा बताओ, अब ठीक है,
हाँ, तीसरे का आंसर बताओ जल्दी। बहुत जताते हो चाह हमसे ए दिल ए दिल ए दिल ए दिल। कंटेंट बनी तो गाने में वायरल कर दो। क्या है, वायरल होना होता है आजकल तो पैसा बहुत मिलता है। क्या 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 क्या? कौन? तो उसमें मैं कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दूं? अच्छा, राखी सावंत हूं मैं? है, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दो। हाँ हाँ, हो गया। क्या आंसर है? ए किसका आंसर है? बी किसका आंसर है? सी किसका आंसर है? डी किस किसका आंसर है? डी मेजोरिटी दिख रहा है। मेजोरिटी इज ऑलवेज रॉन्ग, बट इन माई क्लास मेजोरिटी इज ऑलवेज राइट। With reference to electoral trust in India, which of the following is correct? Electoral trusts are mandated to file detailed annual return with the, ये तो true है. They are required. क्लास चल रही है ढूंढू? जाओ राम मंदिर, बाय बाय। अरे चल रही क्लास, उधर ही आ जाना रिसीव करने बोलती है। इनका अलग है पत्नियों का टेंशन, है ना। बोल दिया कि उठाते ही बोला कि क्लास चल रही है, पर नहीं, अपनी बात जो जिसके लिए फोन किया वो तो बोल लिया ना, कंप्लीट करके, है ना। और इस पे भी झगड़ा तैयार है, काटा कैसे फोन? फोन कैसे काट दिया बीच में? हिंसक नहीं है हमारी पत्नी, हिंसक नहीं है वो, ठीक है। They are required to disclose the names and pen of donors as well as the amounts received. Okay, भाई ट्रांसपेरेंसी तो है ना, बताना पड़ता है। Funds received by electoral trust are exempt from income tax provided certain conditions are met. ये भी ठीक है। आंसर इसका क्या है? डी। डी होगा। 1 2 3, वेरी नाइस। किस किस को डी लग रहा है, हाथ खड़ा करो। डी डी डी, हाथ सीधा खड़ा करो। किस किस को? उसका सी था, इसका ए है, इसका डी आ रहा है। बट इसमें थोड़ा सा मुझे वो डाउट है। इसमें ना फर्स्ट स्टेटमेंट तो पूरा सही है, सेकंड थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। सेकंड स्टेटमेंट के अंदर वो जो पेन कार्ड ऑफ डोनर जो है ना, उसको रिवील करेगा नहीं करेगा, वो तो पेन लिखा था, पेन कार्ड भी लिखा था। पेन कार्ड की डिटेल उसके पास होनी चाहिए, बट उसको बताएगा कि नहीं बताएगा? बताएगा। संसद चल रही है, विधानसभा है ये, लड़ झगड़ रहे हो। They are required to disclose the names and pen of donors as well as the amounts received. देखो, जिससे वो पैसा लेगा उसका पेन नंबर उसके पास होना चाहिए, बट उस पेन नंबर को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देगा, ये तो देगा, ठीक बात है। पर वहां से जब वो पब्लिक डोमेन में आएगा तो शायद वो पेन नंबर रिवील नहीं करेंगे, क्योंकि पेन नंबर थोड़ा सा वो डॉक्यूमेंट है ना यार, पर्सनल डॉक्यूमेंट है। बात समझ आई? इसलिए मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है इस क्वेश्चन पे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को तो इलेक्टोरल ट्रस्ट जो डॉक्यूमेंट देगा ना, उसमें बताएगा कि इस पर्सन का पेन नंबर ये है, पर जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पब्लिक को डिस्प्ले करेगा उसमें शायद उस पर्सन का पेन नंबर डिस्प्ले नहीं होगा। ये है, तो ये क्वेश्चन, क्योंकि इसने ऑप्शन में नहीं डाला ना, मैं ऑप्शन में यही ढूंढ रहा था कि 1 और 3 है क्या किसी में, पर 1 और 3 नहीं था। ठीक है, इसका मतलब ये फिर टू ठीक होगा, मतलब अथॉरिटीज को तो रिवील करेंगे, पब्लिक डोमेन में जब वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या इलेक्शन कमीशन लेकर आएगा तो उसमें शायद पेन कार्ड रिवील नहीं होगा उसमें।
बाकी के आंसर तो नहीं पढ़े थे नीचे। क्वेश्चन नंबर 4, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। वेरी नाइस। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो गया? स्मृति जी, स्मृति जी ना, हो गया? क्या आंसर है? ए। ऑनलाइन में ए और बी दोनों आ चुके हैं। सी और डी अगर ऑफलाइन में आ जाए तो मजा ही आ जाए। ए बी सी डी। हाँ हाँ, ए लग रहा है। वो कह रहा है की डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रल बॉन्ड एंड इलेक्ट्रल ट्रस्ट। इलेक्ट्रल बॉन्ड प्रोवाइड कंप्लीट एनोनिमिटी फॉर डोनर्स बॉन्ड, while trust required disclosure of the donor. ये ठीक बात है। Second, electoral bonds were only available for corporate donation, whereas electoral trust accept individual contribution. ये बात तो गलत है क्योंकि बॉन्ड में इंडिविजुअल भी दे सकता था, तो बी गलत है। इलेक्ट्रल ट्रस्ट रूट वाज इंट्रोड्यूस्ड बिफोर द इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम। बात तो सही है। बात सही नहीं है? इलेक्ट्रल ट्रस्ट तो पहले से था। द इलेक्ट्रल ट्रस्ट रूट वाज इंट्रोड्यूस्ड बिफोर द इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम, तो सी तो ठीक लग रहा है। D. Electoral bonds facilitated donation to national parties, while electoral trust only funded regional parties. ये तो गलत है। तो B और D तो गलत दिख रहा है साफ। A और C में कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा। A बोल रहा है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स प्रोवाइड कंप्लीट एनोनिमिटी फॉर डोनर्स, while electoral trust required disclosure of donors. तो बात सही है। The electoral trust route was introduced before the electoral bond scheme. बात ये भी क्या है? सही है, ट्रस्ट रूट तो पहले से चल रहा था, बस अंडर यूटिलाइज था, वो चल तो रहा था। Which of the following is the key difference between the electoral bond and electoral trust route for political funding? अब बताओ, ए आंसर है कि सी आंसर है? ए आंसर, ठीक है। अब कौन पहले इंट्रोड्यूस हुआ कौन बाद में इंट्रोड्यूस हुआ, ये मैटर, ये उनके डिफरेंस को थोड़ी बता रहा है। ठीक है, डिफरेंस उनका क्या बता रहा है कि डोनर की एनोनिमिटी के बेस पे ए क्या है सर, सही है, तो इसका आंसर ए होगा सर। ठीक है, जबकि ऑप्शन सी भी सही है। ऐसा होता है कि ऑप्शन दो सही होते हैं, यूपीएससी में होता है, ठीक है, कि दो सही होते हैं, तीन सही होते हैं, तीनों चारों सही लग रहे होते हैं, ठीक है, बट वो कह रहा है ना की डिफरेंस, देयर इज अ की डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द पोटेंशियल फ्यूचर। हाँ हाँ, पांचवा किया ना, सॉरी, पढ़ो ना, करो जल्दी, फिर घर चलते हैं, भूख लगी। अच्छा, राम मंदिर जाना है, वहीं खा लेंगे खाना, है ना। हाँ, हो गया, हो गया। यस, घोष बाबू का आंसर आ चुका है। कंसीडर द पोटेंशियल फ्यूचर आउटलुक फॉर द इलेक्टोरल ट्रस्ट रूट इन इंडिया। Which of the following factors are crucial for its success in promoting transparent political funding? क्वेश्चन समझ में आया? Which of the following factors are crucial for its success in promoting transparent political funding? पहला, widespread corporate adoption of disclosed donation, बात तो ठीक है। Robust regulatory enforcement of disclosure rules and prevention of trust capture, बात तो ये भी ठीक लग रही है ना। Active vigilance and scrutiny by voters, media and civil society, बात तो ये भी ठीक है ना। अटल बिहारी वाजपेयी ना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, है ना, उस समय पाकिस्तान का बड़ा ट्रबल चल रहा था,
तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि अटल जी आप क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान बहुत ट्रबल कर रहा है, आप पाकिस्तान पे हमला कर दीजिए। ठीक है, अटल जी बोलते हैं बात तो आपकी ठीक है। उधर से अमेरिका बोलता है नहीं नहीं नहीं, भारत को पाकिस्तान पे हमला नहीं करना चाहिए, साउथ एशिया के अंदर पूरा का पूरा क्राइसिस आ जाएगा। तो बोलते बात तो आपकी भी ठीक है। तो रिपोर्टर बोलता है आप इनकी भी ठीक बोल रहे हो, इनकी भी ठीक बोल रहे हो, आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हो। बोलते बात तो तुम्हारी भी ठीक। समझ में आ रहा है? यही हो रहा है तुम्हारे साथ। 1 भी ठीक लग रहा है, 2 भी ठीक लग रहा है, 3 भी ठीक लग रहा है। आंसर क्या है इसका? डी, 1 2 3 पक्का। यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा गलत होने की पॉसिबिलिटी होती है, ध्यान रखना, इस तरीके के जो अनक्लियर होते हैं। फिर से पढ़ो क्वेश्चन को। कंसीडर द पोटेंशियल फ्यूचर आउटलुक फॉर द इलेक्टोरल ट्रस्ट रूट इन इंडिया। फ्यूचर आउटलुक मतलब होने वाली। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर क्रूशियल फॉर इट्स सक्सेस in promoting transparent political funding? Widespread corporate adoption of disclosed donation. डिस्क्लोज होने वाले डोनेशन मतलब ट्रस्ट रूट के थ्रू करें, अच्छी बात है, ट्रांसपेरेंसी आएगी। रोबस्ट रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट ऑफ डिस्क्लोजर रूल्स एंड प्रिवेंशन ऑफ ट्रस्ट कैप्चर। ट्रस्ट कैप्चर क्या होता है? तुम चुप रहो। हाँ, वो ट्रस्ट कैप्चर होता है। हाँ हाँ। हम्म हम्म बोलो। एक्टिव विजिलेंस एंड स्क्रूटनी बाय वोटर्स तो ठीक लग रहा है ना? तो 1 और 3 का ऑप्शन है नीचे, सी है ना? तो सी और डी में से क्या आंसर है? आंसर इसका डी ही है। 1 2 3 है, ठीक है, पर थोड़ा सा आराम से धैर्य से पढ़ा करो, ठीक है, क्योंकि नीचे चेक करने पे पता चलेगा कि आपका आंसर क्या है। डी है, ठीक है, उसका आंसर ए ही था ना। इसका आंसर ए था। तो ये क्वेश्चन है कुछ, आपको और भी क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। इस साल जो प्रीलिम्स देने वाले हैं वो लोग ज्यादा ध्यान रखेंगे कि हम जो भी पढ़ रहे हैं उसका आप ये मिल जाएगा, इसका नोट्स आप अलग से बना सकते हो शॉर्ट्स में, ठीक है। जो अभी नहीं देने वाले वो लोग थोड़ा नोट्स नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, और बना रहे हो तो अच्छी बात है ना? बना रहे हो तो कहीं, क्योंकि काम ही आएगा, जाएगा कहीं नहीं। चलिए बाय बाय, मिलते हैं।